साइबर सिक्योरिटी यूनिट 1 के क्विक शॉट की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस सेशन में जो भी सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले टॉपिक है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम बेसिकली क्या होती है? ये एक ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है जिसके अंदर एक कंप्यूटर, एक नेटवर्क और एक नेटवर्क डिवाइस कंटेंट होती है, जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट के ऊपर डिफरेंट तरीके के लॉज को ब्रेक करते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि एक चोरी करने वाला रॉबर्ट जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, एक कार का यूज करता है ताकि वो चोरी कर सके और वहाँ से भाग सके। इसको बेसिकली हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो साइबर क्रिमिनल होता है वो एक कंप्यूटर को के प्रोग्राम को यूज करता है ताकि वो कंपनी के डेटाबेस को ब्रेक कर सके। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बेसिकली क्या होती है? ये एक प्रैक्टिस होती है जिसके थ्रू हम लोग अपने इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस से, या फिर डिस्क्लोजर से, डिसरप्शन से, मॉडिफिकेशन या फिर डिस्ट्रक्शन से। ये एक डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता है साइबर क्राइम के अगेंस्ट। इसको आप लॉक्स और अलार्म्स जो आप मोबाइल में सेट करते हैं उसको आप रिलेट कर सकते हैं किससे? फेंसेस या फिर सिक्योरिटी गार्ड जो बेसिकली घर के आगे होते हैं, जिससे कि बेसिकली हम लोग अपने घर को प्रोटेक्ट करते हैं और अपने इन्फॉर्मेशंस या फिर पोजीशंस को बेसिकली प्रोटेक्ट करते हैं। अब हम लोग साइबर क्रिमिनल्स के बारे में समझ लेते हैं। ये एक ग्रुप ऑफ पीपल या फिर अलोन ऐसे पीपल होते हैं जो कि बेसिकली साइबर क्राइम्स को कमिट कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया, ये एक लोन हैकर यानी अकेले हो सकते हैं, या फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स हो सकती हैं, या फिर स्टेट स्पॉन्सर्ड एजेंट्स हो सकते हैं, या फिर एंग्री एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं इसके अंदर। बेसिकली उनका मोटिवेशन क्या होता है? उनका मोटिवेशन या तो बेसिकली मनी होता है, या फिर कोई आइडियोलॉजी होती है जिसके अंदर पॉलिटिकल या फिर सोशल कॉजेज आ सकती हैं, या फिर बेसिकली इनको किसी के सीक्रेट्स को स्टील करने का हो सकता है, या फिर ये सिंपली फन और चैलेंज के लिए ये काम कर सकते हैं। जैसे हम लोग फिजिकल क्रिमिनल्स की बात करें तो उसके अंदर बेसिकली थीव्स आते हैं और अदर तरीके के प्रोफेशनल बैंक रॉबर आते हैं। उसी तरीके से साइबर क्रिमिनल के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? अमेच्योर, जिनको कि बेसिकली हम लोग स्क्रिप्ट किडीज बोल सकते हैं, जो कि बेसिकली बेसिक स्क्रिप्ट्स का यूज करके काम करते हैं, या फिर हाईली सोफिस्टिकेटेड, जिनको कि हम लोग बेसिकली APT यानी कि एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट्स ग्रुप बोल सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम्स, इसके अंदर बेसिकली जो क्लासिफिकेशन होती है वो बेस्ड होती है या तो टारगेट के ऊपर या मेथड के ऊपर। तो सबसे पहले इसके अंदर आते हैं अगेंस्ट इंडिविजुअल, यानी किसी इंडिविजुअल को टारगेट करना, जिसके लिए बेसिकली हम लोग साइबर स्टॉकिंग या फिर आइडेंटिटी थेफ्ट का यूज कर सकते हैं। इसकी एक सिंपल एनालॉजी ये हो सकती है कि हम रोड पर चल रहे हैं और कोई हमारा पीछा कर रहा है और अचानक से उसने हमारे पर्स को गायब कर दिया। दूसरे नंबर पर आती है अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो बेसिकली जैसे कि किसी डेटा को कलेक्ट करने के लिए, किसी कंप्यूटर सिस्टम्स को हैक करने के लिए, या फिर बेसिकली मनी के लिए, जिसके अंदर बेसिकली क्रेडिट कार्ड वगैरह आ सकते हैं, या वायरस को स्प्रेड करने के लिए, जैसे बेसिकली हमारी किसी चीज़ों को किसी चोर ने चोरी कर लिया, जैसे कि बेसिकली इसके अंदर आ सकती हैं अलग अलग चीज़ें जिनके अंदर बेसिकली वैल्यूएबल्स आती हैं। फिर बेसिकली तीसरे नंबर पर आ सकती है अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर गवर्नमेंट, जिसके अंदर बेसिकली होता क्या है? किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस ग्रुप को टारगेट किया जा सकता है, या फिर बैंक को टारगेट किया जा सकता है, या फिर इंटायर नेशन को भी टारगेट किया जा सकता है बड़े स्केल के डेटा के चोरी के लिए, जिसके अंदर बेसिकली कंप्लीट सिस्टम डिसरप्शन देखने को मिलता है। कुछ दिनों पहले जैसे एम्स वगैरह के अंदर ये बेसिकली देखा गया था, ये साइबर क्राइम, इसके अंदर बेसिकली हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी मिलिट्री बेस को टारगेट करना और उसके बेसिकली इंपॉर्टेंट जो डेटा रिलेटेड उनके हैं उसको बेसिकली चोरी करना। यहाँ पर उसको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। बेसिकली अगेंस्ट इंडिविजुअल के अंदर आप फिशिंग को पढ़ सकते हैं, अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंदर आप रैंसमवेयर को समझ सकते हैं, जिसके अंदर बेसिकली हमारे सारे फाइल्स को लॉक कर दिया जाता है, और बेसिकली साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा जिसके लिए बेसिकली क्या किया जाता है कि जिस भी यूजर का वो डिवाइस होता है उससे पैसे मांगे जाते हैं उसको अनलॉक करने के लिए। अगर हम लोग बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बात करें तो इसके अंदर आते हैं DDoS अटैक्स, जिसके अंदर बेसिकली क्या हो जाता है, जो बेसिकली बैंक होती हैं उनकी मेजर वेब सर्विसेज को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसके कारण बेसिकली क्या हो जाता है, नेशन की जो सीक्रेट्स होती हैं वो लीक हो जाती हैं, बेसिकली साइबर क्रिमिनल्स के हाथ में चली जाती हैं। अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन साइबर क्राइम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो साइबर क्राइम्स होती हैं उनके लिए कोई भी बॉर्डर नहीं होता है। यानी साइबर क्रिमिनल एक दूसरी कंट्री में बैठा हो और विक्टिम एक दूसरी कंट्री में बैठा हो, फिर भी उसके डेटा को स्टील किया जा सकता है, और यहाँ पर कोई भी नेशन के रूल्स या रेगुलेशंस वर्क नहीं करते हैं। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि एक चोर है जिसके पास एक बहुत बड़ा मैकेनिकल हैंड है जिसका वो यूज करता है, और बेसिकली क्या करता है, वो चोरी कर लेता है, जिसके लिए बेसिकली पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती है। इसको बेसिकली हम लोग साइबर क्राइम एरा के अंदर समझने की कोशिश करें तो हम लोग ऐसे इंटरनेट के एरा में रह रहे हैं जहाँ पर बेसिकली क्या हो जाता है, जो हमारा नेटवर्क जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, वहाँ पर इंटरनेट जो है वो सेंट्रल है हर एक चीज़ का, चाहे वो वर्क हो या फिर बेसिकली लाइफ हो या फिर कॉमर्स हो। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि इन्हीं सब चीज़ों का साइबर क्रिमिनल्स फ़ायदा उठाते हैं, और बेसिकली जिसकी वजह से साइबर क्राइम्स जो हैं वो पहले से कहीं ज़्यादा इंक्रीज कर चुकी हैं।
हम लोग बात कर लेते हैं सर्वाइवल मंत्रा फॉर नेटिजन्स। बेसिकली मंत्रा क्या होता है? मंत्रा एक रूल होता है जिसके लिए बेसिकली हमें लिव करना होता है उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए। तो बेसिकली हम लोग क्या हैं? हम लोग इंटरनेट के क्या है सिटीजन्स हैं, जिसकी वजह से हमें एक गुड साइबर हाइजीन मेंटेन करके रखना होता है, जिसकी वजह से हम लोग सेफ रहें ऑनलाइन एनवायरनमेंट के अंदर। बेसिकली की रूल्स क्या होती हैं? सबसे पहले स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज किया जाए और सस्पिशियस या फिर अननोन ईमेल लिंक्स के लिए हमें अवेयर रहना होता है। सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखना होता है एंड एंटीवायरस प्रोटेक्शन को कंटिन्यूअसली यूज करना होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि बेसिकली हमें जब रोड क्रॉस करना होता है तो हमारे पास एक स्टॉप, लुक एंड लिसन बेसिकली इंपॉर्टेंट रूल है जिसको कि बेसिकली फॉलो करना होता है, क्योंकि अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो वी वुड अल्टीमेटली या तो हमें कुछ एक्सीडेंट वगैरह फेस करना पड़ सकता है या फिर कुछ भी। बिफोर जैसे बेसिकली यहाँ पर लिखा गया है कि हम लोगों को किसी भी लिंक को क्लिक करने से पहले या फिर डाउनलोड करने से पहले या शेयर करने से पहले एक बार बेसिकली इस चीज़ को देखना होता है कि सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस यानी कि उसके ऊपर क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, कहाँ से वो फाइल आई है, ओरिजिन क्या है उसका, इन सारी चीज़ों को बेसिकली पहले समझना होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइबर ऑफेंसेस, यानी कि क्रिमिनल्स जो होते हैं वो अटैक को कैसे प्लान करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो साइबर अटैक्स होते हैं वो रैंडम नहीं होते हैं, दूसरे क्राइम्स की तरह ये भी काफ़ी ज़्यादा प्लान्ड होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जो हमारा बेसिकली विक्टिम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना। उसके बाद बेसिकली क्या आता है वेपनाइजेशन, जिसका मतलब ये होता है कि कौन से हमें टूल्स यूज करने हैं बेसिकली विक्टिम को कंप्यूटर या फिर सिस्टम को अक्वायर करने के लिए। ये आता है वेपनाइजेशन के अंदर। तीसरे नंबर पर आती है डिलीवरी। डिलीवरी का सिंपल मतलब ये होता है कि बेसिकली जो हमारे टूल्स होते हैं उनको टारगेट पर भेजना या फिर बेसिकली मेलिशियस ईमेल्स के थ्रू या फिर जो भी बेसिकली सस्पिशियस लिंक्स होती हैं उनके थ्रू। चौथे नंबर पर आती है एक्सप्लॉयटेशन या फिर इंस्टॉलेशन। अब बेसिकली जब हम उस लिंक्स पर क्लिक कर देते हैं या तो सही तरीके से या गलत तरीके से या फिर बेसिकली मिस्टेक से हमसे क्लिक हो जाए, फिर भी बेसिकली वो टूल जो होती है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आती है और उस क्रिमिनल को एक्सेस प्रोवाइड कर देती है हमारे सिस्टम के ऊपर। फिफ्थ स्टेप जो है वो है बेसिकली एक्शन ऑन ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जब वो टूल जो बेसिकली साइबर क्रिमिनल ने हमारे कंप्यूटर के अंदर या फिर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करने की सोची थी, वो जब इंस्टॉल हो जाती है तो जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो हमारे डेटा को चोरी कर सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सोशल इंजीनियरिंग का सिंपल मतलब ये होता है कि बेसिकली हम लोग इसके अंदर साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशंस यूज करते हैं, जिसके थ्रू विक्टिम से या तो हम बेसिकली कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन या फिर बेसिकली उनसे ऐसे एक्शंस परफॉर्म करवाते हैं जो कि बेसिकली उन्हें नहीं करना चाहिए था। ये साइबर क्रिमिनल्स करते हैं। इसके थ्रू बेसिकली ह्यूमन एलिमेंट जो होती हैं उनकी बेसिकली सिक्योरिटी, जो कि सबसे मेजर कंसर्न होती है, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। जैसे आप समझ सकते हैं, जब भी ये कॉन्फिडेंस आर्टिस्ट कॉल करके ये बताता है कि वो बैंक का एम्प्लॉय है और वो हमारे पिन को एक्सेस करना चाहता है, तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, ये हमारे सिक्योरिटी, जो बैंक की सिक्योरिटी है, उसको बेसिकली एक्सप्लॉइट करता है। समझ गए? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बेसिकली ये मॉडर्न डेज में काफ़ी ज़्यादा यूज़ में देखा जा रहा है साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा। साइबर स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है? इसके अंदर बेसिकली हम लोग ईमेल का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर इंटरनेट आता है, सोशल मीडिया आती है, लोगों को हैरेस करने के लिए या उन्हें इंटिमिडेट करने के लिए या फिर बेसिकली उनको कंटिन्यूअसली ट्रैक करने के लिए। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आपको कोई ऑनलाइन या फिर इंटरनेट के ऊपर कंटिन्यूअसली ट्रैक कर रहा है। पुराने समय में जब साइबर कैफ़ेज़ होती थी, तभी एक बेसिकली जो साइबर कैफ़े एंड साइबर क्राइम्स टॉपिक थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, जिसके अंदर बेसिकली होता क्या था कि साइबर कैफ़े जो होती हैं वो एक पब्लिक एक्सेस पॉइंट होती हैं, जहाँ पर इंटरनेट को एक्सेस किया जा सकता है और क्राइम्स को ईज़िली कमिट किया जा सकता है। जिसके अंदर बेसिकली इसको कैसे यूज़ किया जाता था, इसके फैक्टर्स क्या हैं, तो सबसे पहले नंबर पर आती है एनोनिमिटी, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर कोई भी आकर के किसी भी कंप्यूटर को यूज़ कर सकता है और बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग ऐसा भी करते थे कि फेक आईडी पासवर्ड्स का यूज़ करके बेसिकली वो यूजुअली एक्सेप्ट हो जाते थे, जिसकी वजह से जो एनोनिमिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बट ऑब्वियस थी वहाँ पर। सेकंड नंबर पर आता है नो डिजिटल ट्रेस, यानी इसके अंदर बेसिकली वो जो क्रिमिनल्स होते थे वो टेम्पररी और शेयर्ड मशीन को बेसिकली यूज़ करते थे, जिसके अंदर कोई भी बेसिकली वो एविडेंस नहीं छोड़ते थे अपने लैपटॉप के ऊपर, जिसके थ्रू उनको पकड़ा जा सके। इसके थ्रू जो क्राइम्स कमिटेड होती थी वो क्या थी, सबसे पहले फाइनेंशियल फ्रॉड यानी कि बैंक स्कैम्स, दूसरे नंबर पर आता है फिशिंग अटैक्स, तीसरे नंबर पर बेसिकली किसी को बेसिकली थ्रेटनिंग ईमेल्स भेजना, जिसके लिए बेसिकली सेंडर की जो आइडेंटिटी है वो क्या थी, मास्क्ड थी, क्योंकि बेसिकली शेयर्ड या फिर टेम्पररी मशीन्स को यूज किया जाता था साइबर कैफ़े के अंदर साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा। फिशिंग एंड स्मैशिंग दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। फिशिंग का सिंपल मतलब ये होता है कि जब भी बेसिकली हम लोग फेक ईमेल्स का यूज़ करते हैं लोगों को ट्रिक करने के लिए, जिसके थ्रू बेसिकली हम लोग उनके लॉगिन डिटेल्स को क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें। जबकि स्मैशिंग जो होती है उसके अंदर बेसिकली क्या किया जाता है, टेक्स्ट मैसेजेज या फिर बेसिकली एसएमएस का यूज किया जा सकता है,
जिसके अंदर बेसिकली क्या हो जाता है, वो कुछ अर्जेंट लिंक्स को कंटेन करता है, जिसको क्लिक करने के बाद हम लोगों को किसी फ्रॉड साइट या फिर बेसिकली किसी फेक नंबर पर कॉल करने को बोला जाता है। बॉटनेट्स, जिसको कि बेसिकली हम लोग रोबोट नेटवर्क बोल सकते हैं, इसके अंदर होता क्या है कि बेसिकली एक लार्ज कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस होती हैं जिनको हम लोग बोट्स या फिर ज़ॉम्बीज़ बोल सकते हैं, जिनको बेसिकली सीक्रेटली इन्फेक्ट किया गया है और उसके अंदर बेसिकली मालवेयर वगैरह कंटेंट है, जो कि रिमोटली कंट्रोल किए जाते हैं एक सिंगल अटैकर के द्वारा, जिसको बोला जाता है बॉट मास्टर या फिर बॉट हर्डर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसके की कॉन्सेप्ट की बात करें तो बेसिकली क्रिमिनल इन कलेक्टिव प्रोसेसिंग पावर ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर्स, जिसको बेसिकली ह्यूमंगस नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हम लोग बोल सकते हैं, उनका बेसिकली वो यूज करता है किसी भी डिवाइसेस के ऊपर अटैक्स को लॉन्च करने के लिए। अटैक वेक्टर का मतलब क्या होता है, मतलब साइबर क्रिमिनल्स जो भी पाथ चूज करते हैं हमारे कंप्यूटर के ऊपर अनऑथराइज्ड एक्सेस को गेन करने के लिए, उसको बेसिकली हम लोग अटैक वेक्टर बोलते हैं, जिसके अंदर वो तो हमारे कंप्यूटर के सिस्टम के ऊपर या तो बेसिकली कोई मैलिशियस पेलोड यानी कि डेटा को बेसिकली डिलीवर करते हैं या फिर कोई बेसिकली अटैक परफॉर्म करते हैं। इसका एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हो सकता है जिसके अंदर बेसिकली एक मैलिशियस ईमेल अटैचमेंट का यूज किया जा सकता है या फिर वीक पासवर्ड या फिर बेसिकली कॉम्प्रोमाइज्ड वेबसाइट्स का यूज किया जा सकता है। इसके बारे में हम लोग समझें तो बेसिकली जैसे किसी फेक एसएमएस के अंदर कोई लिंक हो सकती है या फिर यूएसबी पेन ड्राइव के अंदर कोई वायरस हो सकता है या फिर कोई कंप्यूटर प्रोग्राम जिसके अंदर कोई भी सिक्योरिटी मतलब इस कंसर्न्स फॉलो नहीं किए गए हैं, जिसके कारण बेसिकली होता क्या है कि उसके अंदर एक सिक्योरिटी होल होता है जिसके थ्रू साइबर क्रिमिनल हमारे लिए एक पाथ बना लेता है, जिसके थ्रू वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के सारे डेटा को इजीली एक्सेस कर सकता है। साइबर सिक्योरिटी यूनिट 2 के क्विक शॉर्ट की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में जिन सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहली टॉपिक है मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस इंट्रोडक्शन। आज के समय में मोबाइल फ़ोन और वायरलेस डिवाइसेस जैसे कि टैबलेट्स, लैपटॉप्स और स्मार्ट वॉचेस पर हमारी डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ की है फॉर बैंकिंग, शॉपिंग और कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए, जिसकी वजह से हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन या फिर वायरलेस डिवाइसेस के अंदर कई तरीके के पासवर्ड्स, फ़ोटोज़ और फाइनेंशियल इन्फो को मेंटेन करके रखते हैं, जिसकी वजह से हैकर्स इस डिपेंडेंस का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं और वो काफ़ी तरीके के अटैक्स मोबाइल नेटवर्क और मोबाइल की एप्लीकेशन पर लॉन्च करते हैं। इसीलिए मोबाइल और वायरलेस सिक्योरिटी साइबर क्राइम स्टडी का एक एसेंशियल कंपोनेंट है। प्रोलिफरेशन ऑफ मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है रैपिड ग्रोथ। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है उसी तरीके से मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस के नंबर में काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंशियल इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से अटैकर्स के लिए मोबाइल फ़ोन्स पर अटैक करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका है पहले के मुकाबले, क्योंकि उनके पास भी कई तरीके के एडवांस्ड एप्लीकेशन समय के साथ डेवलप कर रहे हैं। इसके एक एग्जांपल की बात करें तो जैसे बेसिकली अटैकर ने अगर एक वाईफाई पर्टिकुलरली शो किया है और अगर हम उससे कनेक्ट करते हैं तो हमारे डिवाइसेस के जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो हैकर्स के पास भी पहुंच सकते हैं। ट्रेंड्स इन मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है कि हम लोग कहीं भी हों, वर्क कर सकें और कम्युनिकेट कर सकें यूजिंग द मोबाइल टेक्नोलॉजी। जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं वो इंक्लूड करते हैं जो क्लाउड स्टोरेज हम लोग यूज़ करते हैं, मोबाइल बैंकिंग एंड पेमेंट एप्लीकेशंस जो हम लोग यूज करते हैं, और ऑफिसेज़ के अंदर BYOD यानी कि ब्रिंग योर ओन डिवाइसेस के जो पैटर्न यूज किए जाते हैं। ये सारे जो बेसिकली मोबिलिटी की वजह से जो कन्वीनियंस है वो तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन सिक्योरिटी रिस्क्स भी टाइम के साथ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, जैसे कि डेटा थेफ्ट, मालवेयर अटैक्स, साथ के साथ बेसिकली प्राइवेसी का लॉस। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स इन मोबाइल एंड वायरलेस कंप्यूटिंग एरा। जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो बेसिकली मोबाइल डिवाइसेस का यूज करते हैं, कार्ड के जो इन्फॉर्मेशन है जो भी हमने उसके अंदर स्टोर कर रखा होता है उसको बेसिकली वो स्टोर करते हैं या फिर उसके ऊपर वो एक्सेस पा लेते हैं, उसका मिसयूज करते हैं फाइनेंशियल गेन के लिए। जो इसकी कॉमन फ्रॉड टेक्निक्स हैं उसमें पहले नंबर पर आती है बेसिकली फेक बैंकिंग ऐप और वेबसाइट जो कि रियल को बेसिकली क्या करती हैं, एकदम उनकी डिट्टो उन्हीं की तरह होती हैं। दूसरे नंबर पर आता है फिशिंग SMS जो कि बेसिकली OTPs वगैरह के लिए आस्क करते हैं, ऐसे बेसिकली फेक मैसेज बोल सकते हैं। तीसरे नंबर पर आती है स्टोरिंग कार्ड इन्फॉर्मेशन इन इन्फेक्टेड ऐप। जैसे आप एग्जांपल के अंदर देख सकते हैं, आप एक फेक पेमेंट एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, वो हमारे कार्ड के सारे डिटेल्स को बेसिकली क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, जिसकी वजह से जो मनी है वो चोरी कर ली जाती है फ्रॉडस्टर्स के द्वारा। प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली आप ट्रस्टेड एप्लीकेशंस यूज करें, साथ के साथ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर लें अगर वो एप्लीकेशन के अंदर शो हो रहा है तो।
सिक्योरिटी चैलेंजेज पोस्ड बाय मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल डिवाइसेस जो होती हैं वो काफ़ी छोटी होती हैं, पोर्टेबल होती हैं एंड हमेशा कनेक्टेड होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरनेट के साथ, जिसकी वजह से बेसिकली मोबाइल फ़ोन्स को टारगेट करना ईजी है फ्रॉडस्टर्स और अटैकर्स के लिए। मेन चैलेंजेस इसके अंदर क्या आते हैं, जो बेसिकली मैलिशियस ऐप के द्वारा डेटा लीकेज हो सकता है, या फिर बेसिकली अगर हमारी डिवाइसेस चोरी हो गई तो उनकी वजह से जो डेटा उसके अंदर स्टोर्ड है वो एक्सपोज हो सकता है। अनसिक्योर्ड वाईफाई जो होती हैं वो बेसिकली अटैकर्स को जो बेसिकली हमारा इन्फॉर्मेशन है उसको इंटरसेप्ट करने के लिए भी अलाउ कर सकती हैं। ब्लूटूथ के डिफरेंट तरीके के अटैक्स हो सकते हैं, जिसके अंदर बेसिकली अटैकर्स जो होते हैं वो बेसिकली हमारे डिवाइस के साथ रिमोटली कनेक्ट करते हैं एंड स्टील करते हैं, यानी चोरी करते हैं फाइल्स को। वीक पासवर्ड्स और आउटडेटेड सॉफ्टवेयर जो होती हैं उनको बेसिकली क्या करती हैं, जो हमारे मोबाइल डिवाइसेस हैं उनको प्रोन कर देती हैं अटैक्स के लिए। इसी की वजह से रेगुलर अपडेट्स और सिक्योरिटी सेटिंग्स को जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्री सेटिंग्स फॉर मोबाइल डिवाइसेस। रजिस्ट्री सेटिंग्स जो होती हैं वो बेसिकली हमारे सिस्टम यानी कि मोबाइल फ़ोन्स या फिर किसी पर्टिकुलर सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन और परमिशंस को स्टोर करती हैं। अगर इनको बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर मॉडिफाई किया जाता है मालवेयर के द्वारा या फिर अनऑथोराइज्ड यूज़र के द्वारा, तो इसकी वजह से होगा क्या, जो बेसिकली एप्लीकेशंस या फिर बेसिकली जो अटैकर्स होंगे वो एडमिन एक्सेस गेन कर लेंगे हमारी डिवाइस के ऊपर, जिसकी वजह से हमारी डिवाइस को वो या तो कंट्रोल कर सकते हैं या फिर उसे स्पाई कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझे तो बेसिकली जब हम अपने डिवाइस को रूट करते हैं या फिर जेल ब्रेकिंग करते हैं तो उसकी केस में क्या होता है, बेसिकली हमारा जो फ़ोन है उसकी जो सिक्योरिटी के परमिशंस हैं वो चेंज हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो अटैक के लिए ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती है। ऑथेंटिकेशन सर्विस सिक्योरिटी। ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि जो यूज़र है क्या वो एक्चुअली में उस पर्टिकुलर डिवाइस का वो ओनर है या नहीं। इसके अंदर बेसिकली पिन, फिंगरप्रिंट और फेस आईडी के जैसे पैटर्न्स को यूज किया जाता है। अगर हमने वीक ऑथेंटिकेशन इनेबल करके रखा है तो हमारे डिवाइस या फिर सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सेस गेन कर लेगा और वो हमारे पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल डेटा को चोरी कर सकता है। इसको इम्प्रूवमेंट के क्या बेसिकली मेथड्स हो सकते हैं, सबसे पहले तो आप बेसिकली स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स को यूज करें और उन्हें रीयूज करना अवॉइड करें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करें, जिसके अंदर बेसिकली पासवर्ड प्लस OTP रिक्वायर्ड होगा जब भी आप लॉगिन करेंगे। तो तीसरे नंबर पर बेसिकली बेटर प्रोटेक्शन के लिए आप बायोमेट्रिक लॉक्स को इनेबल कर लें। अटैक्स ऑन मोबाइल्स, सेल फोन्स। मालवेयर की बात करें तो ये बेसिकली एज ए हार्मफुल एप्लीकेशंस होते हैं जो डेटा को स्टील करते हैं या फिर यूजर्स को स्पाई करते हैं। फिशिंग की बात करें तो ये फेक ईमेल्स या फिर SMS होते हैं जो यूजर को ट्रिक करते हैं और वो अपना इन्फॉर्मेशन दे बैठते हैं। स्मिशिंग क्या होती है, स्मिशिंग का मतलब होता है फिशिंग थ्रू SMS, जिसके अंदर बेसिकली फेक डिलीवरी के OTPs भेजे जाते हैं यूजर को और वो ट्रिक कर लिया जाता है और इन्फॉर्मेशन को दे बैठता है अटैकर्स को। फिर आता है सिम स्वैपिंग। सिम स्वैपिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो क्रिमिनल्स होते हैं वो डुप्लीकेट सिम एक्सेस करते हैं हमारे ही नाम से और ईजिली उसको यूज कर सकते हैं हमारे डिफरेंट तरीके के अकाउंट्स को एक्सेस करने के लिए। तो प्रिवेंशन के तरीके क्या हो सकते हैं, बेसिकली ऑफिशियल स्टोर्स से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें, ब्लूटूथ को डिसेबल कर दें जब वो यूज में नहीं है और साथ के साथ बेसिकली सस्पिशियस लिंक्स को क्लिक करने से बचें। सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मोबाइल यूज़ करते हैं कंपनी के डेटा और ईमेल्स को एक्सेस करने के लिए। अगर वो सारी डिवाइसेस लूज़ यानी कि खो जाती हैं या फिर इन्फेक्टेड हो जाती हैं किसी मालवेयर या फिर किसी तरीके के बेसिकली ट्रिकस्टर्स के द्वारा किसी पर्टिकुलर डिफरेंट जो कि सस्पिशियस एप्लीकेशन है उसकी वजह से, तो बेसिकली जो सेंसिटिव डेटा होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, लीक्ड हो जाएगा। हैकर्स जो होंगे वो कॉरपोरेट नेटवर्क के डेटा को एक्सेस कर लेंगे, साथ के साथ फाइनेंशियल लॉस और डैमेज कंपनी को झेलना पड़ सकता है। साथ के साथ कंपनी जो होती हैं इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए क्या कर सकती हैं, उनको एक स्ट्रिक्ट मोबाइल सिक्योरिटी पॉलिसी और साथ के साथ एम्प्लॉय अवेयरनेस प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि डिवाइसेस जब इन्फेक्ट हों या फिर किसी के द्वारा खो दी जाएँ तो उस केस में ये सारे जो 3 बेसिकली चीज़ें हैं वो कंपनी को एट द लोअर स्केल फेस करनी पड़े। ऑर्गेनाइजेशंस को कौन सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जिसकी वजह से वो रिस्क को मिनिमाइज कर सकें। सबसे पहले मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट को यूज करना चाहिए, जिसके थ्रू वो एम्प्लॉयज़ को मॉनिटर कर सकें और उनके डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकें अगर ज़रूरत होगी तो। साथ के साथ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और एन्क्रिप्शन ऑफ डेटा तो बेसिक नेसेसिटी है। थर्ड नंबर पर आती है एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को रेगुलरली कंडक्ट किया जाए, ताकि ये समझ में आ सके कि कंपनी के हित में मोबाइल का किस तरीके से यूज करना है। साथ के साथ अगर डेटा या फिर डिवाइस बेसिकली लूज हो जाता है तो उसके केस में बेसिकली डेटा को डिलीट करने के लिए रिमोट वाइप इनेबल कर दिया जाए। साथ के साथ ऑफिशियल डेटा जो कंपनी का है उसको
बेसिकली ट्रस्टेड नेटवर्क्स को ही एक्सेस देना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि बेसिकली जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो सभी के हाथों में ना देकर कुछ इम्पोर्टेंट लोगों को और कुछ इम्पोर्टेंट नेटवर्क्स पर ही केवल इस्टेब्लिश करना चाहिए, ऐरे गहरे जगहों या किसी भी और जगह पर नहीं। जो रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं वो क्या इंप्लीमेंट करेंगे कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेफ मोबाइल यूजेस को। सबसे पहले जो ऑथराइज डिवाइसेस हैं उन्हीं को ऑफिस की वाईफाई से कनेक्ट किया जाए, साथ के साथ जो वीपीएन है उसका यूज किया जाए ताकि कंपनी के डेटा को इन द लॉन्ग टर्म लॉस ना हो। तीसरे नंबर पर रेगुलर डेटा के बैकअप और सॉफ्टवेयर अपडेट्स अगर आते हैं तो उनको बराबर इम्प्लीमेंट किया जाए। साथ के साथ पीरियोडिक सिक्योरिटी ऑडिट्स और एप्लीकेशन की परमिशंस को हमेशा रिव्यू किया जाए कि कौन सा एप्लीकेशन कौन सी सारी परमिशंस को यूज कर रहा है। अगर हम इन सारी पॉलिसीज़ या फिर इन सारे रूल्स और गाइडलाइंस को यूज करेंगे तो हम ये गारंटी करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय साइबर थ्रेट्स या फिर अटैक्स से एंड लार्जर स्केल सेफ रहेंगे। साइबर सिक्योरिटी यूनिट 3 की क्विक शॉर्ट की वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग यूनिट 3 को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे, जिससे आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे एग्जाम के अंदर। जो भी सारे टॉपिक्स इस यूनिट के अंदर कवर करने वाले हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रॉक्सीज एंड एनोनिमाइजर्स के बारे में समझ लेते हैं। जो प्रॉक्सी होती हैं, ऐसे समझो एक मिडल मैन की तरह होती हैं, जिनका सिंपल मतलब ये होता है कि ये जो यूजर है और जो इंटरनेट के ऊपर सर्वर्स हैं, ऐसे बोले तो जहाँ पर से जो यूजर है वो कनेक्टेड है, उनके बीच में एक मिडल मैन की तरह काम करता है। जो हमारे आईपी एड्रेस, जो यूजर ने इंटरनेट से कनेक्शन इस्टेब्लिश किया है तो ऑब्वियसली उसको एक आईपी एड्रेस असाइंड होगा। आप आईपी एड्रेस अपना देख भी सकते हैं, व्हाट इज माय आईपी एड्रेस पर जा करके। तो जो आईपी एड्रेस है उसको क्या करता है, वो हाइड करता है। क्योंकि यूनिट 4 के अंदर आप समझेंगे कि जब अगर आईपी एड्रेस हम हाइड नहीं करेंगे ना, तो हमारे लिए हमारा एड्रेस बेसिकली पता चल जाएगा, किसी को अटैकर को पता चल जाएगा, या फिर किसी को जिसके बेसिस पर वो हमें अटैक कर सकते हैं। जैसे इसका एक रियल एग्जांपल होता है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं अपनी आईपी एड्रेस को चेंज करने के लिए, जिससे कि अटैकर एक्चुअल आईपी एड्रेस को एक्सेस न कर पाए। फिर आते हैं एनोनिमाइजर्स। एनोनिमाइजर जैसे कि नाम बताता है, ये यूजर की आइडेंटिटी को हाइड करते हैं, आईपी एड्रेस को भी हाइड करते हैं, साथ के साथ हमारी ओवरऑल आइडेंटिटी को तो हाइड कर ही लिया इन्होंने फिर ब्राउजिंग एक्टिविटी या फिर ब्राउजिंग हिस्ट्री को भी ये क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं। ऐसे बोले तो छुपा देते हैं उनको, ठीक है। जैसे कुछ टॉर ब्राउजर्स होते हैं, ओनियन ब्राउजर्स होते हैं, जिनका आप यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपकी सारी की सारी ब्राउजिंग हिस्ट्री हिडन होगी, यानी कि आप उस पर पूरी तरीके से एनोनिमसली जो भी सर्च करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ये होता है इसके अंदर। अब इसके अंदर कुछ एडवांटेज होंगे और कुछ डिसएडवांटेज होंगे। एडवांटेज के अंदर ये है कि ऑब्वियसली ये हमें काफ़ी, ऐसे बोले तो एनोनिमिटी प्रोवाइड करेगा, यानी हम लोग सेफली इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। साथ के साथ ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा और कैशिंग का यूज करके हमें फास्टर इंटरनेट ब्राउज करने में मदद करता है, ठीक है। जबकि डिसएडवांटेज की बात करें तो आज के मार्केट में बहुत सारे ऐसे वीपीएन के भी एप्लीकेशन से सॉफ्टवेयर हैं, जिनका अगर हम सोचें कि हम सेफली यूज कर रहे हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट सेफ, वो सेफ नहीं होते हैं। जिसकी वजह से हम चाहते तो हैं अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना, बट एक्चुअली वो डेटा की लीकेज दे सकते हैं, यानी वो डेटा लीक कर सकते हैं। साथ के साथ ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ वीपीएन्स ऐसे भी होते हैं, एनोनिमाइजर्स कुछ ऐसे भी होते हैं, जिनके ऊपर केवल लिमिटेड प्रोटोकॉल का ही सपोर्ट होता है, यानी सारे के सारे प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे डायग्राम के अंदर शो किया गया है कि अगर हम लोग डायरेक्ट कनेक्शन लेकर के चलते हैं इंटरनेट के साथ, सर्वर के साथ, क्लाइंट सर्वर कनेक्शन जो है उसके बीच में, तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, देखने में तो लग सकता है कि हाँ ठीक है, इसके अंदर बीच में कोई नहीं है, लेकिन ये काफ़ी वल्नरेबल होगा, यानी एक्सपोज्ड होगा। इसका आईपी मतलब ऐसे समझे तो बीच में अगर कोई आता है और हमारी आईपी को देखना चाहे, हम क्या चाहते हैं सर्वर से, तो उसको वो देख करके वो फीड करेगा वही सारी चीज़, लेकिन उसके अंदर वो मालवेयर भेज सकता है। जैसे कंप्यूटर सर्वर से कनेक्ट होती है और बोलती है कि मेरे को ये वीडियो डाउनलोड करना है, तो वो वीडियो के नाम पे कोई मालवेयर, कोई रैंसमवेयर, कोई ऐसी फाइल भी दे सकता है जिससे हमारा सिस्टम क्रैश कर जाए या फिर उसको ब्रीच कर सकता है हमारे सिस्टम को। फिर जैसे प्रॉक्सी जो होती हैं एनोनिमाइजर्स, ये सिंपली इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं, यानी बीच में अगर कोई आता भी है तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि हमारी नीड क्या है, हमारी आइडेंटिटी एक्चुअली क्या है। जब आइडेंटिटी ही हमारी पता नहीं होगी तो फिर चाहे हम कुछ भी करें वो पता नहीं चल पाएगा। अब हम लोग फिशिंग के बारे में समझ लेते हैं। फिशिंग बहुत कॉमन है। फिशिंग इतना कॉमन है कि मैं अगर इसका एक एग्जांपल दूं तो आप काफ़ी आसानी से रिलेट कर पाएंगे। जैसे आपके मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड बाय 1 लाख, इस तरीके से आप क्लिक करिए इस लिंक पर। ये सब जो मैसेजेज होते हैं वो फेक होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा लोग सोचेंगे कि अरे भाई 1 लाख की चीज़ खा गया, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, शायद आपसे ऐसा भी हो कि आपसे कुछ डिटेल्स आपके आईपी एड्रेस को ही ट्रैक कर लें, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए बैंक की तरह ही एग्जैक्ट होम पेज बना के रखेंगे। आपको बोलेंगे कि आप अपने पासवर्ड और बैंकिंग डिटेल्स यहाँ पर सबमिट करें और आपका सारा पैसा चला जाएगा, जो भी आपके अकाउंट में होगा, 2000, 5000, 10,000 जो भी होगा वो सब चला जाएगा। इसके कुछ हम लोग टाइप समझ लेते हैं।
जैसे मतलब फ़िशिंग के क्या-क्या टाइप्स हो सकते हैं, कैसे हमें स्कैम किया जा सकता है बाय यूजिंग फ़िशिंग। सबसे पहले ईमेल, ईमेल के ऊपर क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को मास मैसेजेस वो सब सबमिट करते हैं, ऐसे बोले तो सेंड करते हैं, जिसकी वजह से लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि एक्चुअली जो मैसेज रिसीव हुआ है वो एक्चुअल कंपनी की तरफ से रिसीव हुआ है या फिर किसी फेक कंपनी ने हमें मैसेज किया है। व्हेलिंग, जैसे कि बेसिकली इसके अंदर कोई सीईओ या फिर हायर ऑफिशियल्स को टारगेट किया जाता है। फिर आता है वीसिंग यानी वॉइस या फ़ोन कॉल, ये भी इंडिया के अंदर काफ़ी कॉमन था, अब तो बहुत डिक्रीज कर गया है, लेकिन एज एन इंडियन मैंने भी इसको फेस किया है। लोग काफ़ी कॉल करते हैं, बोलते हैं आपके अकाउंट में 2000 आ गया, ये करिए आपको सबमिट मिल जाएगा, मतलब पैसा आ जाएगा, ये सारी चीज़ें। स्पीयर यानी कि इसके अंदर किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को हम लोग टारगेट करते हैं। स्पीयर यानी स्पेसिफिक पर्सन, ऐसे समझ सकते हैं। स्मिशिंग के अंदर क्या होता है, फिशिंग जो कि एसएमएस बेस्ड होता है, इसके अंदर एसएमएस भेज के अटैक किया जाता है, ठीक है। तो फिशिंग इन सारी टाइप्स को ब्रॉडली क्लासीफाई करता है कि हम ईमेल के थ्रू फेक एसएमएस भेज दें, वेलिंग करें यानी टारगेट करें किसी पर्टिकुलर सीईओ को, ये सारी चीज़ें। फिर एक आता है एंगलर, एंगलर भी काफ़ी कॉमन है, जिसके अंदर फेक हमें ऐसे एक बताया जाता है कि हम कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव हैं, हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं, बट एक्चुअली वो कस्टमर से एग्जीक्यूटिव नहीं होते हैं। इसकी आप बहुत सारी वीडियोज़ भी देख सकते हैं जिनके अंदर फ्रॉड कॉल सेंटर्स को एक्सपोज किया गया है, ठीक है। तो इसका स्टेप क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करेगा कि जो अटैकर होगा वो एक फेक मैसेज क्रिएट करेगा या फिर बोले तो फेक पेज भी क्रिएट कर सकता है, जो भी वो जैसे भी बेसिकली अटैक करना चाहे। अब अटैकर की क्या माइंडसेट है ये तो एक्चुअली डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट स्टेप यही होता है कि वो फेक कुछ भी क्रिएट करेगा, चाहे पेज चाहे मैसेज, जो भी वो क्रिएट करना चाहे। फिर वो ऑब्वियसली विक्टिम को भेजेगा। विक्टिम तब होगा, पहले तो वो यूज़र होगा, यूज़र को वो लिंक भेजेगा, मैसेज भेजेगा, तो उस पे वो क्लिक करेगा, फिर वो विक्टिम बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, अपने क्रेडेंशियल्स, अपने डेटा को जब डालेगा यूज़र उस पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक करके, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, डेटा जो होगा वो चोरी कर लिया जाएगा अटैकर के द्वारा। एक मैसेज के थ्रू आप समझ सकते हैं, मैसेज सबसे पहले आएगा जो कि फेक होगा, उस पे जो यूज़र होगा वो क्लिक करेगा, फिर अपने डिटेल्स को सबमिट करेगा और फाइनली उसका डेटा चोरी हो जाएगा। अब हम लोग ऑथेंटिकेशन ब्रीचेस देखते हैं, जैसे ऑथेंटिकेशन इनसक्सेसफुल, सक्सेसफुल आता होगा, ये सारी चीज़ें आपने देख रखी होंगी, ठीक है। तो पासवर्ड क्रैकिंग, पासवर्ड क्रैकिंग क्या होता है कि जो अटैकर्स होते हैं वो सिंपली बहुत सारे तरीकों से हमारे पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं। एक जो मेन तरीका होता है, जैसे इंस्टाग्राम के ऊपर लोग बहुत सारे 1 2 3 4 5 या फिर वाईफाई के भी ऐसे पासवर्ड रखते हैं। सिंपली लोग सबमिट करते हैं 1 2 3 4 5 6 या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे एंटर करते रहते हैं रैंडमली। उसके बाद क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो उसको पता कर लेते हैं कि क्या पासवर्ड है, ठीक है। तो ताले के अंदर बहुत सारी चाबियाँ लग सकती हैं, वो ट्राई करते रहते हैं कौन सी चाबी काम कर सकती है, ऐसे नहीं कुछ भी रैंडमली डालते हैं। उनके पास थोड़ा गेस होता है कि नहीं ये पासवर्ड यूज़र सेट कर सकता है, यूज़र का लेवल क्या है उसके बेसिस पर, ठीक है। जैसे इसके अंदर टाइप क्या होते हैं, सबसे पहले ऑनलाइन अटैक। ऑनलाइन अटैक क्या होता है, एक ऐसे लाइव लॉगिन फेक फेक पेज बना सकते हैं या फिर एक्चुअल पेज को ही वो बोले तो क्लोन कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर क्या करें, जब हम अपना डिटेल्स को सबमिट करेंगे वो इंस्टाग्राम खुलने की बजाय वो हमारा डिटेल उनके पास चला जाएगा। ऑफलाइन अटैक के अंदर क्या होता है कि पासवर्ड के हैशेस और उन सिंपली अगर ऐसे समझो तो पासवर्ड के हैशेस को वो क्या कर लेते हैं, स्टील कर लेते हैं और फिर उसको क्रैक कर लेते हैं। हैशेस क्या होते हैं पासवर्ड के, वो एक स्ट्रिंग टाइप के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, बाइनरी के अंदर हो सकते हैं, फिर किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर, वो प्लेटफॉर्म बाय प्लेटफॉर्म डिपेंड करेगा, जिसको सिंपली वो स्टील कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उससे वो वापस से पासवर्ड को क्रैक कर लेंगे, पता कर लेंगे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, हम लोग समझ लेते हैं कि जो पासवर्ड क्रैकिंग के कुछ टूल्स हैं जो अटैकर्स यूज करते हैं, उनमें से सबसे पहले है जॉन द रीपर, जो कि फास्ट पासवर्ड क्रैकर होता है, जबकि हैशकैट जो होता है वो पासवर्ड की रिकवरी ईजिली कर देता है। उसके बाद हाइड्रा आता है, हाइड्रा का नाम आपने सुना भी होगा शायद, ये जो होता है वो पैरालाइज्ड लॉगिन क्रैकर होता है। जबकि रेनबो क्रैक की जब हम बात करेंगे तो ये क्या होता है, रेनबो टेबल अटैक टूल। ये बस थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया है मैंने, जो आप लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर। फिर आता है मेड्यूसा, मेड्यूसा जो होता है वो फास्ट होता है, पैरेलल होता है और लॉगिन ब्रूट फोर्सर होता है, ठीक है। ब्रूट फोर्सर का मतलब सिंपल होता है कि मल्टीपल टाइम्स आप ट्राई करते रहें, ये इसके अंदर आता है, ठीक है। अब डिफेंस प्रोटोकॉल, यानी हमने ये तो समझ लिया कि कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं, किन सारे डिवाइसेस को खतरा तो इससे सब डिवाइसेस को होता है, कौन से टूल्स होते हैं जो यूज किए जा सकते हैं। अब हमें ये समझना है कि हम उस पर्टिकुलर पासवर्ड अटैक जो कि बेसिकली पासवर्ड क्रैकिंग है ओवरऑल जो अटैकर्स करते हैं, उससे कैसे बच सकते हैं। बचने का तरीका ये है कि आप सिंबल्स के साथ साथ नंबर कंबाइन करें, साथ के साथ आप सिंपली ये भी कर सकते हैं कि कॉमन पैटर्न जो है उनको अवॉइड करें। उसके बाद बेसिकली मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो होते हैं, जिसके अंदर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आते हैं, उसको भी आप इनेबल करके रखें और 12 से 14 कैरेक्टर कम से कम रखें। मतलब सिंपल ऐसा पासवर्ड रखें जो सिंपल टू अंडरस्टैंड, क्रैक ना हो। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि जैसे हम कीबोर्ड पर क्या टाइप कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उनको पता चल जाती हैं अटैकर्स को। तो जो की लॉगर्स होते हैं वो इसी चीज़ के अंदर बेसिकली आते हैं। की लॉगर्स ऐसे सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर होते हैं जो कीबोर्ड की हर एक टाइपिंग, यानी हमने क्या टाइप कर रहे हैं उसको वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे टाइपिंग करते समय समझ लो कि पासवर्ड को वो सीक्रेटली क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके अंदर यही आता है, ठीक है। तो इसके अंदर आ सकता है कि जैसे हार्डवेयर की बात करें तो उसके अंदर क्या आते हैं कि ऐसे फिजिकल यूएसबी डिवाइसेज जो कि हमारे पीसी से अटैच कर दिए जाते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है,
मालवेयर का यूज करके कुछ ऐसे हिडन प्रोग्राम्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे टूल्स की बात करें तो स्पाइरिक्स, इलाइट और रेफॉग इसके अंदर आते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात क्या है कि जो की लॉगर्स के अंदर हमने तो ये पढ़ा कि बेसिकली सॉफ्टवेयर के हो सकते हैं या फिर हार्डवेयर भी हो सकते हैं। हम लोग जो भी टाइप करेंगे उसको वो रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके अंदर कुछ जो बेसिकली की लॉगर्स के अंदर जो स्पाईवेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसके अंदर जो स्पाईवेयर होते हैं ना वो क्या करते हैं कि हमारी हर एक एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं, साथ के साथ हमारी कुकीज, साथ के साथ रूट किट्स और सिस्टम मॉनिटर्स, हर एक चीज़ को बेसिकली ऐसे समझो कि जो की लॉगर्स हैं वो हमारे कीबोर्ड के ओवर की टाइपिंग को डिटेक्ट कर पाते हैं, जबकि स्पाईवेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, की लॉगर से थोड़े डिफरेंट होते हैं। ये हमारी एक्टिविटी को भी ट्रैक कर पाते हैं, साथ के साथ हमारी कुकीज क्या होते हैं, स्मॉल टेक्स्ट फाइल होते हैं जो कि हमारे डेटा को कंटेन कर रही होती हैं, जो वेबसाइट वगैरह पे यूज होता है। थर्ड पार्टी कुकीज वगैरह के बारे में भी सुन रखा होगा, तो ये सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर तो हम अपने पासवर्ड को लूज कर सकते हैं या फिर किसी इसेंशियल जो भी हम टाइप कर रहे हैं इसेंशियल जो टेक्स्ट है उसको लूज कर सकते हैं। लेकिन स्पाईवेयर के अंदर सिंस वो हमारी एक्टिविटी को ट्रैक कर रहे हैं, हमारे ओवरऑल सेशन के डेटा जो कि वेबसाइट के ऊपर हम यूज कर रहे हैं, हमारी डेटा जो बन रही है उसको वो एक्सेस कर सकते हैं, जिसके कारण जो आइडेंटिटी थेफ्ट है वो बहुत लार्जर स्केल पे है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द की लॉगर। की लॉगर के अंदर भी है लेकिन स्पाईवेयर के अंदर ज़्यादा है। अब हम बात कर लेते हैं एंटी लॉगर की शील्ड। अब जैसे समझो कि वायरस है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंटीवायरस होता है, तो जो एंटी लॉगर टूल होते हैं वो सिंपली क्या करते हैं, की लॉगर्स को डिटेक्ट करते हैं और उसको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली बात है। तो यही होते हैं एंटी की लॉगर्स जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, की स्ट्रोक से या फिर बोले की लॉगर से, इन सारे लोगों से प्रोटेक्ट करते हैं। अब हम लोग मालवेयर के अंदर अलग अलग चीज़ें जो होती हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग वायरस के बारे में समझ लेते हैं। जो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं, सिंपली ऐसे समझो कि एक मैलिशियस प्रोग्राम होते हैं जो फाइल को इन्फेक्ट कर देते हैं और फिर हमारे सिस्टम को ओवरऑल डैमेज पहुंचाते हैं। ठीक है, जैसे अगर यूएसबी ड्राइव है उसके अंदर कुछ ऐसे फाइल्स हैं, मैलिशियस प्रोग्राम्स हैं जो कि हमारे कंप्यूटर के ऊपर क्या कर जाती हैं, फैल जाती हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इनको एक होस्ट फाइल चाहिए और उसके बाद वो क्या करते हैं, पूरे के पूरे सिस्टम को करप्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें तो मैक्रो या फिर बूट सेक्टर इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं वायरस के। फिर हम लोग बात कर लेते हैं वॉर्म्स की। तो वॉर्म क्या होते हैं, वॉर्म जो होते हैं वो रियल लाइफ की तरह ही होते हैं, ये खुद को रेप्लिकेट कर दे जाते हैं। ठीक है, और नेटवर्क के ऊपर ये क्या करते हैं, काफ़ी तेज़ी से फैल जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात करते हैं ऑफिस नेटवर्क में, अगर कोई एक कंप्यूटर जो है वो क्या कर देता है कि अगर इन्फेक्ट हो जाता है तो सारे के सारे कंप्यूटर्स को जो वॉर्म है वो इन्फेक्ट कर सकता है। फिर आता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स भी बेसिकली क्या है, मालवेयर का ही एक टाइप है, जहाँ पर एक ऐसे समझे तो एक जेन्युइन सॉफ्टवेयर की ट्रू कॉपी बन के वो क्या करता है, अटैक को परफॉर्म करता है, यानी कि वो यूजर को धोखा देता है इस केस में। ठीक है, जैसे हम सो जैसे मान लेते हैं कोई गेम का मॉड बना, उसको हम जब डाउनलोड करते हैं तो हमें तो लगता है कि ये गेम सेफ़ है, मॉड किया गया होगा किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, लेकिन जब हम फेक गेम को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे सिस्टम के अंदर मालवेयर आ जाता है। ऐसा हुआ है मेरे साथ। मेरा मोबाइल जो था उसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गए थे, मैंने मॉड एप्लीकेशन जब डाउनलोड किया था तो इससे काफ़ी बच के होना होता है। फिर अब आता है बैकडोर। बैकडोर जो होते हैं ये क्या होते हैं, एक ऐसे हिडन मेथड होते हैं जिसके थ्रू हैकर जो होते हैं, अटैकर जो होते हैं वो सीक्रेटली हमारे सिस्टम को क्या कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं बैकडोर का मतलब क्या होता है, पीछे के दरवाजे से आना, यानी इनके इसके पास हमें हैकर्स के पास किसी प्रकार का पासवर्ड, किसी प्रकार का सिक्योरिटी, किसी प्रकार का यूजर इन्फॉर्मेशन शायद ना जरूरत हो, उसके बावजूद वो सिस्टम को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो वॉर्म्स के बारे में जब हमने पढ़ा तो ये क्या होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं और एक अगर इन्फेक्ट हो गया तो सारे के सारे इन्फेक्ट हो जाएंगे। जबकि वायरस जो होता है ये क्या होता है, थोड़ा स्लो स्प्रेड करता है और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसके लिए एग्जीक्यूटेबल फाइल, ऐसे बोले तो इसके लिए एक ओरिजिन होस्ट रिक्वायरमेंट होता है, वरना ये नहीं फैलेगा। जैसे यूएसबी ड्राइव से कंप्यूटर के अंदर आता है, जबकि वॉर्म्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग बहुत तेजी से बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। अब हम लोग स्टेगनोग्राफी और स्टेगनेलाइसिस को समझ लेते हैं बहुत सिंपल तरीके से। देखो ऐसे समझो कि हमें कुछ टेक्स्ट फाइल्स भेजनी है, ठीक है, या फिर ऐसे समझो कि सीक्रेट डेटा को भेजना है। तो जो सीक्रेट डेटा हमें भेजनी है उनको हम लोग डायरेक्टली नहीं भेजेंगे, उनको हम किसी इमेज या किसी ऑडियो या किसी वीडियो फाइल के अंदर क्या करेंगे, छुपा देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि फोटो, ऑडियो, टेक्स्ट, इमेज किसी के अंदर क्या करेंगे, हम छिपा के अपने एक्चुअल टेक्स्ट को भेज देंगे। तो ये हो गया स्टेगनोग्राफिक। मतलब ऐसे बोले तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपने मैसेज को हाइड करते हैं अपने अनुसार किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का यूज करके, चाहे वो इमेज हो, टेक्स्ट हो। तो इस तरीके से क्या करता है, ये हमें एक थोड़ी सेफ्टी प्रोवाइड करता है और अगर हम इसको इनक्रिप्ट कर देते हैं तो हमें ओवरऑल सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा अचीव हो जाएगा। फिर आता है स्टेगनलाइसिस। अब देखो स्टेगनलाइसिस के लिए यहाँ पर जैसे एक लेंस बनाया गया उसी तरीके से काम करता है, यानी जो भी हिडन सीक्रेट डेटा है उसको जब हम डिटेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ये प्रोसेस जो होता है वो होता है स्टेगनलाइसिस, एनालिसिस। ठीक है, तो जैसे पुलिस जो होती है हिडन मैसेजेस को क्या करती है,
जो भी सारे इमेजेज, बहुत सारे ऐसे होते हैं इमेजेस के अंदर बहुत सारे हिडन डॉक्यूमेंट्स या फिर हिडन टेक्स्ट फाइल भेजे जा सकते हैं। तो जब पुलिस उसको आइडेंटिफाई करती है तो उसको बोलेंगे स्टेग एनालिसिस, और जब वो सेंड हुआ है तो उसको बोलेंगे स्टेगनोग्राफी। डॉस और डीडोस अटैक के बारे में समझ लेते हैं। डॉस अटैक जो होता है वो 1 to 1 होता है, यानी एक इन्फेक्टेड कंप्यूटर या फिर एक कंप्यूटर ऐसा होता है जो बहुत अमाउंट ऑफ फाइल हमारे एक सर्वर के ऊपर भेज देता है, जिसकी वजह से इसका एग्जांपल होता है कि वेबसाइट क्रैश कर जाती है, ऐसे कुछ एग्जांपल्स। जबकि डीडोस अटैक यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स एक ही टाइम में बहुत अमाउंट ऑफ फाइल किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के ऊपर भेज देते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा कि जो गेमिंग सर्वर होते हैं उन पर जब बोटनेट अटैक होता है तब। अब इसके लिए कुछ टूल्स होते हैं जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं, वो हैं लोइक, होइक या फिर जोक्सिज, और फिर आता है एचपिंग। हमने समझ लिया कि डॉस अटैक और डीडोस अटैक क्या होते हैं। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज़ ये है कि हम कैसे अपने नेटवर्क या फिर उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ट्रैफिक को मॉनिटर करना होगा, क्योंकि ट्रैफिक इंक्रीज करेगी तभी तो सर्वर क्रैश करेगा। तो ट्रैफिक को मॉनिटर करना होगा, साथ के साथ कुछ हार्डवेयर फायरवॉल्स को यूज करना होगा। फिर हमें रेट को लिमिट करना होगा, नंबर ऑफ डिवाइसेस दैट कैन बी कनेक्टेड उसको हमें लिमिट करना होगा। साथ के साथ इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम्स और इंट्रूशन प्रोटेक्शन सिस्टम्स के बारे में भी क्या करना पड़ेगा, उनको एम्प्लॉय करना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इंट्रूशन का सिंपल मतलब ये होता है कि अगर हम अपने काम को प्राइवेटली करना चाहते हैं, जब उसके अंदर कुछ लोग डिस्टर्बेंस करते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्रूशन। तो उसको हमें डिटेक्ट करना होगा और उसको हमें प्रोटेक्ट करना होगा। ये होता है डॉस अटैक के अंदर। तो डॉस अटैक के अंदर मेनली हम लोग क्या करते हैं, ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, लिमिट करते हैं, हार्डवेयर फायरवॉल्स को यूज करते हैं, साथ के साथ आईडीएस और आईपीएस सिस्टम्स को हम लोग क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, यूज करते हैं। आरएफ इंटरसेप्शन यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी का जो इंटरसेप्शन होता है वो इसके अंदर आता है, जो कि वायरलेस अटैक होता है। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है कि जब हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते हैं अटैकर। जैसे इंटरसेप्टर एक लगा रखा है, ओरिजिनल ऑरेंज कलर का जो राउटर है वो इंटरसेप्टर हमने लगा रखा है, और ये जो राउटर है वो क्या कर रहा है कि वायरलेस सिग्नल जो रेडियो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स होते हैं वो ट्रांसमिट कर रहा है इन ऑल द डायरेक्शन। तो जो इंटरसेप्टर होगा वो क्या करेगा, उसको सिंपली क्या करेगा, उसको ट्रैक करेगा। ठीक है, यानी सिग्नल को स्निफ करेगा और पता करने की कोशिश करेगा। ठीक है, हमने क्या किया कि जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑल डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। ऐसा तो राउटर है नहीं कि एक डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी मूव करेगी और एक में नहीं। तो जिस डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी मूव कर रही है किसी एक डायरेक्शन में, उसने क्या किया, इंटरसेप्टर का यूज किया, जिसको कि हम बोलेंगे हैकर मोड। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसका एक एग्जांपल देखने की बात करें तो जैसे पब्लिक वाईफाई जो है उसके ऊपर बहुत सारे लोग कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए बोला जाता है ना कि पब्लिक वाईफाई से जो कनेक्शंस होते हैं वो सेफली बनाने चाहिए। तो जो हैकर पब्लिक, जैसे मान लेते हैं कि जो पब्लिक वाईफाई है उसको क्या करेगा, वो इंटरसेप्ट करने की कोशिश करेगा। जब इंटरसेप्ट करेगा तो उसे बहुत सारे पासवर्ड के बारे में पता चल जाएगा, बहुत सारे मैसेजेस के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि राउटर के थ्रू जो सारे भी कंप्यूटर्स डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं उनको राउटर के रिलेटेड ही आईपी एड्रेस असाइंड होता है। ये कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ने वाली बात है। ठीक है, तो वो क्या करता है, जो अटैकर जिसने इंटरसेप्ट, बोले तो इंटरसेप्टर जिसने हमारे रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को इंटरसेप्ट कर लिया, वो पासवर्ड्स, मैसेजेस या फिर लॉगिन डेटा को क्या कर सकता है, चोरी कर सकता है। वहीं यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो जैसे इसके अंदर जो मेन थ्रेड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वाईफाई को फीस कर सकता है वो, या फिर डीएनएस को हाईजैक कर सकता है, डोमेन नेम सिस्टम। फिर आता है पिगी बैकिंग, और फिर आता है अनऑथराइज्ड एक्सेस भी गेन कर सकता है, क्योंकि उसे पासवर्ड सब कुछ जब पता चल जाएगा तो वो अनऑथराइज्ड एक्सेस ले सकता है। इसके लिए कुछ टूल क्या होते हैं, एयर क्रैक एनजी, वायर शार्क होते हैं, या फिर किस्मेट इसके अंदर आता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इसको प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या करना होता है, जो मॉडर्न वाईफाई सिस्टम्स हैं वो इसी का यूज करते हैं। WPA2 या फिर WPA3 भी आया है, उसका एनक्रिप्शन यूज करें, साथ के साथ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का यूज करें, और डिफॉल्ट सेटिंग्स जो होते हैं कि ऑटोमेटिकली कनेक्ट टू नेटवर्क, इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करें अपने आप को वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, फिर VPN और हार्डवेयर फायरवॉल्स, जो कि बेसिकली क्या होते हैं, फायरवॉल्स स्ट्रिक्टली बोलें तो ऐसे चीज़ होते हैं जो कि हमें प्रोटेक्शन और एक्स्ट्रा लेवल पे प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि VPNs। ये हार्डवेयर फायरवॉल नहीं है, लेकिन VPN भी जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होते हैं वो भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द इंटरसेप्टर्स। ये डायग्राम आप जरूर बनाएं, ये आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे बहुत सारी चीज़ें। SQL जो है इसके बारे में आपको काफ़ी डिटेल में 3rd ईयर में पढ़ना है, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज DBMS के अंदर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर SQL इंजेक्शन को समझ लेते हैं। SQL इंजेक्शन को आप सिंपल ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास टेबल प्रिपेयर्ड है, उस पर्टिकुलर टेबल में कोई आया और उसने तीसरे नंबर पर आपका नाम था, उस नाम को काट करके अपना नाम लिख दिया। इस तरीके से अपना नाम लिखा कि आपको पता भी नहीं चल रहा है और लोग देख रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हाँ अरे ये तो 3rd आया है क्लास के अंदर, ऐसी सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे जब वेबसाइट प्रॉपर्ली सिक्योर नहीं होती है ना, तो उसके अंदर क्या करता है कि जो अटैकर होता है वो ओवरऑल जो डेटाबेस है उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता है।
जिसकी वजह से वो किसी चीज़ का एक्सेस गेन कर सकता है या फिर पासवर्ड को बाईपास कर सकता है, डेटाबेस का जो डेटा है उसको चोरी कर सकता है। ये सारे काम इसके अंदर बेसिकली ये कर सकता है, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जो मैलिशियस एसक्यूएल क्यूरीज हैं उनको इंसर्ट करना अपने डेटाबेस के अंदर, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं, हम नहीं अटैकर्स मैनिपुलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से थेफ्ट और अनऑथराइज्ड लॉगिन एक्सेस उन लोगों को मिल जाता है, ठीक है। तो इससे प्रिवेंशन का तरीका क्या है कि जो इनपुट जो भी सारे हैं उनको वैलिडेट करना कि कौन से इनपुट कहाँ से आ रहा है, उसको बेसिकली प्रॉपर्ली वैलिडेट करना, क्या वो हमारे सिस्टम से रिलेटेड है, नहीं। उसके लिए ऑब्वियसली हमें जो वेबसाइट वगैरह यूज कर रहे हैं उसको प्रॉपर्ली अलाइन करना होगा, उस पे जो भी मॉडर्न टेक्निक्स या फिर टूल्स हैं उनको यूज करना होगा। साथ के साथ हमें कुछ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स भी यूज करने होंगे। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का सिंपल मतलब ये हुआ कि जो सिक्योर एसक्यूएल क्यूरीज हैं उनको यूज करना, ठीक है। ऐसे एसक्यूएल क्यूरी को न यूज करना जिनके बारे में हमें अच्छे से डिटेल में पता नहीं है, ठीक है। तो एसक्यूएल इंजेक्शन जो मेनली होता है वो क्या होता है, डेटाबेस को मैनिपुलेट करने का अटैक होता है। जबकि हम लोग जो बफर ओवरफ्लो या फिर ओवरलोड की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि प्रोग्राम की जो मेमोरी होती है उसमें ज़रूरत से ज़्यादा डेटा जब डाल दिया जाता है तो इसकी वजह से होता क्या है कि जो मेमोरी के अंदर पहले से डेटा प्रेजेंट है, एक चीज़ याद रखिएगा कि मेमोरी के अंदर जो भी डेटा प्रेजेंट है वो कभी भी डिलीट नहीं होता, उसके ऊपर ओवरराइट होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो जब भी फ़ोन जैसे रीसेट लोग करते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि डेटा डिलीट हो गया, नहीं, डेटा उसी के अंदर है। जब भी आप नया डेटा डालेंगे तो उसी को ओवरराइट करता जाएगा, ओवरराइट करता जाएगा। तो वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि बफर ओवरफ्लो का सिंपल मतलब क्या हुआ कि हमारे पास बफर है, उसके अंदर हमने बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें डाल दी, तो जो पहले से चीज़ें थी वो क्या करनी पड़ेंगी, निकालनी पड़ेंगी ऑब्वियसली, वरना जगह नहीं बचेगा। तो जब प्रोग्राम की मेमोरी में ज़रूरत से ज़्यादा डेटा हम पुट कर देते हैं तो उसकी वजह से होता क्या है कि हमारी मेमोरी जो होती है वो ओवरराइट होने स्टार्ट कर देती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बफर ओवरफ्लो, ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक ग्लास है हमारे पास जिसके अंदर केवल 1 लीटर पानी ही जा सकता है और उसके अंदर अगर हम लोग 2 लीटर डालेंगे तो क्या होगा, पानी बाहर आ जाएगा। तो वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। अब जब बफर ओवरफ्लो होगा तो इसकी वजह से होगा क्या कि जो एलोकेटेड मेमोरी स्पेस है उसकी वो तो पहले ही भर चुका है, अब उसके ऊपर हम लोग ओवरराइट कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोग्राम क्रैश देखने को मिलेगा या फिर मालवेयर जो होता है वो हैकर रन कर सकता है। भाई जो डेटा पहले से थी वो तो इरेज हो गई, नया डेटा उसके अंदर फीड इन हो रहा है, तो नया डेटा के अंदर वो मालवेयर भी डाल सकता है। मालवेयर के अंदर हमने पहले ही पढ़ लिया, वायरस के बारे में पढ़ा, वॉर्म्स के बारे में पढ़ा, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने समझ लिया। जो डायग्राम है वहाँ पर यहाँ पर वहीं एक्सप्लेन किया गया है कि जो एक्चुअल टेबल है उसके अंदर हमने क्या किया कि डिफरेंट डेटा को फीड इन कर दिया, जिसकी वजह से डेटा जो है वो डिसमेंटल यानी कि खत्म, बर्बाद हो गया पूरी तरीके से, ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। और दूसरी साइड में जो बफर ओवरफ्लो का डायग्राम है वो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि स्टैक मेमोरी जैसे हमने यूज किया है, अब हमने क्या किया इसके अंदर बहुत अमाउंट ऑफ डेटा डाल दिया, एक्स्ट्रा डेटा जो कि इलीगल ऐसा डेटा है जिसका कोई काम ही नहीं है। तो होगा क्या कि जो बफर ओवरफ्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके अंदर मालवेयर भी अगर वो डाल देता है तो इसकी वजह से हमारा सिस्टम जो हो जाएगा वो क्रैश करेगा, अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएगा। अब हमने जैसे पढ़ा एसक्यूएल इंजेक्शंस के प्रिवेंशन के तरीके, उसी तरीके से हम लोग बफर ओवरफ्लो के प्रिवेंशन तरीके भी समझ सकते हैं कि बफर ओवरफ्लो से बेसिकली अपने आप को कैसे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सिक्योर मेमोरी प्रोटेक्शन टेक्निक्स को यूज करना पड़ेगा। पहली चीज़, किसी का यूएसबी अपने डिवाइस के अंदर डालने से बचना होगा। कुछ इसके स्टैंडर्ड्स तरीके हो सकते हैं। फिर हमें बाउंड चेकिंग यानी कि इनपुट साइज की जो लिमिट है ओवरऑल, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हम डाउनलोड कर रहे हैं वो ऐसा ना हो कि हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल के अंदर जितना स्टोरेज है उससे भी ज़्यादा स्टोरेज का हो, तो ऑब्वियसली वो ओवरराइट कर लेगा। ये बेसिक चीज़ें हैं जिनसे आपको बचना होगा। अब हम लोग ह्यूमन इम्पैक्ट यानी कि आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में समझ लेते हैं। तो ऐसे समझो, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि तुम्हारे बारे में बहुत सारी चीज़ें मेरे को पता है या मेरे बारे में तुम्हारे को बहुत सारी चीज़ें पता है। कोई एक केस ले लेते हैं, ठीक है। मेरे बारे में जैसे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता है, उस केस में होगा क्या, अगर मान लो जैसे मेरे को तुम्हारा मोबाइल नंबर पता है मेरे को, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे बारे में सब डिटेल्स पता हैं कि तुम्हारा साइन ऐसे है, तुम्हारी मतलब ओटीपी तो क्या पता चलेगा, मतलब बहुत सारी चीज़, जैसे मुझे पता है कि तुम्हारे किस बैंक में तुम्हारा अकाउंट है, तुम कैसे सिग्नेचर करते हो, ये सारी चीज़ें। उसके बाद क्या है, मेरे को आधार कार्ड पर तुम्हारा हाथ लग जाए, पैन कार्ड हाथ लग जाए या फिर बैंक डिटेल पता चल जाए तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। बस सिंपल जा कर के मैं तुम्हारे नाम पर लोन ले सकता हूँ, बहुत सारे काम कर सकता हूँ, ऑनलाइन फ्रॉड कर सकता हूँ या फिर बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकता हूँ। यही होता है आइडेंटिटी थेफ्ट। यानी जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं ना, जो डायग्राम एक्सप्लेन किया गया है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें यूनिकनेस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर ये किसी गलत आदमी के हाथ में लग गए ना तो सारी यूनिकनेस का भांडाफोड़ हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमें अपने चीज़ों को प्रोटेक्ट करना होगा फाइनेंशियल फ्रॉड से या फिर इम्पर्सनेशन से। तो इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में, कि हमारी आईडी जो
हमारी जो ओवरऑल आइडेंटिफिकेशन की जो भी सारे डिटेल्स हैं उनको बेटर तरीके से प्रोटेक्ट करना। अब हम लोग अटैक वेक्टर के बारे में समझ लेते हैं, यानी अटैक कैसे हो सकते हैं हमारी आइडेंटिटी को चोरी करने के लिए। सबसे पहले फिशिंग लिंक के थ्रू, जिसके बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है। फिर आता है अगर हमने अनसिक्योर्ड पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट किया तो उसके केस में क्या हो जाएगा, इंटरसेप्टर के बारे में जो हमने पढ़ा वो चोरी कर सकता है। मैं रिलेट कर रहा हूँ सारी चीज़ों को। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारी जो डेटा ब्रीचेज, ऐसे समझो कि बहुत सारी आज के समय में ऐसी कंपनीज हैं जो केवल डेटा की सेलिंग कर रही हैं। डेटा की सेलिंग क्या, उसके अंदर यूजर के बारे में बहुत सारे डिटेल हैं, जैसे उसका नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें जो कि आपको पैसे पर बेची जा रही हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, कंप्लीटली अपना ही तो लॉस है, यूजर का लॉस है। तो इसी की वजह से जो भी जहाँ पर भी आप डेटा दें, एक बार कम से कम ये तो चेक करें कि क्या वो कंपनी सही है, ऑथेंटिकेटेड है, हम लोग दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो यही हमें लाता है प्रिवेंशन पार्ट पे। प्रिवेंशन पार्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर दो। पासवर्ड और ओटीपी लगाना हो लगा दो। ये बस पढ़ने की चीज़ें नहीं है, ये इंप्लीमेंट करने की चीज़ें हैं, वरना हमारे लिए ही अपना लॉस फेस करना पड़ सकता है। फिर आता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। देखो पूरे के पूरे साइबर सिक्योरिटी की समरी यही है कि अपने डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे पासवर्ड को यूज करो जो कि एक बार के लिए तुम भी भूल जाओ, लेकिन भूलने से पहले उसको कहीं पर लिख लो। फिर आता है फिशिंग लिंक्स को अवॉइड करना। साथ के साथ हमें ऐसे वाईफाई को यूज करना जो कि एनक्रिप्टेड हो, जिसके लिए WPA2 या फिर WPA3 के अंदर भी एडवांस्ड कनेक्शन जो वाईफाई के अंदर नए मोबाइल डिवाइसेस के अंदर आते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। पब्लिक वाईफाई को यूज करने से बचना सबसे 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 इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे ऐसे समझो, अगर मैं समराइज करूं तो हमारी पहचान को अगर कोई चोरी कर लेता है तो ऑब्वियसली वो क्या हो गया, हमारे उसके बेसिस पर वो क्या कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है। इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी हमारी आइडेंटिटी किसी और के हाथ में लग गई। ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं जिसके अंदर मैंने सिंपली एक्सप्लेन किया है कि साइबर क्राइम के टूल्स क्या हो सकते हैं। अलग अलग मालवेयर के बारे में हमने पढ़ लिया, ऐप और सिस्टम वेक्टर्स के बारे में समझ लिया, यूजर डेटा वेक्टर और नेटवर्क वेक्टर्स के बारे में समझ लिया। ये डायग्राम बस मैंने शो किया है, आप बना सकते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के अंदर कौन कौन से अटैक्स या फिर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, एक समरी के लिए मैंने यहाँ पर भी पेज दे दिया है जो कि बहुत लेस टाइम में आपको आसानी से रिवीजन करने का तरीका हो सकता है। और जो भी प्रिवेंशन स्टेप्स हैं वो ऐसा ना हो कि एग्जाम के बाद आप भूल जाएं। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है वैसे, कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट अपने पासवर्ड को अच्छे तरीके से रखना, OTPs किसी को शेयर न करना और ऐसे लोगों से बचना जो कि आपको अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। ये एक रियल लाइफ प्रैक्टिकलिटी है जो आपको अचीव करनी चाहिए। अर्जेंसी क्रिएट करने वाले लोगों से बचे जो तुरंत बोलते हैं कि सर मैं इस सिचुएशन में फंसा हूँ, आप मेरे को OTP वगैरह दे दीजिए। सो ये एग्जाम तक ही ख़त्म नहीं होती हैं ये सारी चीज़ें, दिस मस्ट गो लाइफ लॉन्ग। इनको आप तब तक ले चलें जब तक आप जी रहे हैं, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी का चोरी होने का मतलब ये सिंपल नहीं होता है कि आपके पैसे ही जाएंगे, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होता है आपको। साइबर सिक्योरिटी यूनिट 4 की क्विक शॉर्ट की वीडियो में आपका स्वागत है। हर एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे जिससे आप आसानी से हर एक क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। इस यूनिट का जो भी सिलेबस है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं समझना। देखो इस यूनिट में हम लोग ब्रॉडली ये स्टडी करेंगे कि जो साइबर क्राइम्स होते हैं उनको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉरेंसिक टीम जब आती है तो वो जांच करती है, उसी प्रकार से हम लोग डिजिटल फॉरेंसिक साइंस को आइडेंटिफाई करेंगे, स्टडी करेंगे, समझेंगे। तो इसका जो कोर डिफिनीशन है वो ये एक्सप्लेन करता है कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग अपना डिजिटल डेटा को एक्सेस कर सकते हैं या फिर रिकवर कर सकते हैं। एविडेंसेस जो हैं डिजिटली अवेलेबल हैं उनको एनालाइज कर सकते हैं। साथ के साथ हम लोग जो भी साइबर क्राइम्स हुए हैं उनको इनका यूज करके इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग सिंपली उसको इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं जो भी साइबर क्राइम हुई है। ये मैटर क्यों करती है, ये मैटर इसलिए करती है क्योंकि इसके बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे फील्ड्स में जो भी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोई भी इंडिविजुअल है, अगर उसके डेटा की चोरी होती है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे, जैसे सर्च इन थ्रेट्स, यानी मोबाइल के इंक्रीज होने के कारण जो ओवरऑल साइबर क्राइम्स है वो काफ़ी ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज कर रही है। ठीक है, एट्रीब्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो भी सारे क्रिमिनल्स हैं, ऑनलाइन क्रिमिनल्स जो भी अवेलेबल हैं, उनको हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे उनके डिजिटल फुटप्रिंट्स के थ्रू। डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होते हैं हम लोग आगे समझेंगे। लीगल वेट की बात करें तो सिंपली अगर ऐसे समझें तो हम लोगों के पास जब डिजिटल प्रूफ्स होंगे तो उनका यूज़ करके हम लोग लीगली कोर्ट के अंदर भी जा करके जो भी सारे प्रॉब्लम्स हमें डिजिटली फेस करने पड़ रहे हैं उनको हम लोग रेज कर सकते हैं। तो जो डिजिटल फॉरेंसिक होता है वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो सकते हैं, यानी कंप्यूटर फॉरेंसिक, मोबाइल से रिलेटेड हो सकती है यानी मोबाइल फॉरेंसिक, नेटवर्क फॉरेंसिक यानी ट्रैफिक और पैकेट को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, ये कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ने वाले टॉपिक्स हैं। और ईमेल फॉरेंसिक यानी कि हेडर और राउटिंग इन्वेस्टिगेशन, यानी सिंपली ये समझो कि चोरी को पकड़ने के अलग अलग तरीके हम लोग इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं और क्यों ये नेसेसरी है। नेसेसरी इसलिए है क्योंकि मोबाइल के साथ साथ क्राइम्स जो हैं, साइबर क्राइम्स, वो काफ़ी ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज कर रही हैं। डोमेन डिमार्केशन, जिसके अंदर हम लोग कंप्यूटर वर्सेज साइबर फोरेंसिक्स के बारे में समझेंगे। कंप्यूटर फोरेंसिक्स इज मेनली अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, उनके रिलेटेड एनालिसिस,
जिसके अंदर डेटाबेस एनालिसिस हो सकता है, डिस्क एनालिसिस हो सकता है, मेमोरी एनालिसिस हो सकती है या फिर रैम की एनालिसिस हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब हम इसके अंदर जंप इन करेंगे तो हमें स्किल्ड लोग चाहिए, अनस्किल्ड लोग ये काम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से ये प्रोसेस ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। और इसके अंदर अगर हमने अनस्किल्ड लोगों को कॉल किया तो इसकी वजह से होगा क्या कि जो डेटा है उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, यानी वो इजीली डैमेज हो सकती है। साइबर फोरेंसिक्स की बात करें तो ऑब्वियसली एक जांच है जो कि किससे रिलेटेड होगा, साइबर क्राइम से रिलेटेड होगा। इसका यूज इसलिए किया जाता है ताकि जो पार्टीज हैं जो कि इनोसेंट है, जिन्होंने कुछ नहीं किया है, अगर उनके ऊपर किसी ने बोल दिया कि नहीं इन्होंने ही मेरे सिस्टम को हैक करवाया, इन्होंने ही मेरे सिस्टम के अंदर ब्रीच करवाया, तो उनको अपना इनोसेंस प्रूव करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। साथ के साथ हम लोग सिस्टम ब्रीचेस को डिटेक्ट कर सकते हैं, साइबर क्राइम को सॉल्व कर सकते हैं। इसकी जो कोर टेक्निक है वो होती है जैसे जो डिलीटेड फाइल है उसको रिकवर करना, या फिर लाइव सिस्टम एनालिसिस, स्टेगनोग्राफी और क्रॉस ड्राइव एनालिसिस। ठीक है, तो इसका मेन गोल क्या होता है? सबसे मेन गोल ये होता है कि थेफ्ट्स को आइडेंटिफाई करना जो कि साइबर रिलेटेड है, उनको फिक्स करना, सॉल्व करना, इधर यूजिंग स्किल्ड वर्कर्स और यूजिंग अनस्किल्ड, लेकिन स्किल्ड वर्कर्स ही कंप्यूटर फोरेंसिक्स के अंदर यूज किए जाते हैं। ठीक है, और साथ के साथ लीगल हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंसेस हो जिनके बेसिस पर हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम को ब्रीच किया गया है, यानी सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स आए हैं। थ्रू कोई भी कर सकता है, साइबर क्रिमिनल या फिर किसी ने भी किया होगा। को हमने फॉरेंसिक के बारे में समझा कि किस प्रकार से कौन सी टीम किस चीज़ के बारे में जांच करेगी, चाहे वो कंप्यूटर के रिलेटेड हो, नेटवर्क के रिलेटेड हो, अलग अलग चीज़ों के बारे में, साइबर क्राइम से रिलेटेड हो। अब ये समझते हैं कि वो टीम आएगी जांच करने तो उसको हमें क्या सबमिट करना होगा, उसको हमें सबमिट करना होगा डिजिटल एविडेंस। डिजिटल एविडेंस क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट बोल सकते हो जिसके अंदर आते हैं मैसेजेज आती हैं, ऑडियो आती हैं, वीडियो आती हैं, टेक्स्ट फाइल्स, ये सब आती हैं, जिनका हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपने इनोसेंस को प्रूव करने के लिए, या फिर जो भी क्रिमिनल ने क्राइम किया है उसको डिटेक्ट करवाने के लिए और उसको पकड़ने के लिए। डिजिटल एविडेंस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इंटीग्रिटी ट्राइड, यानी कि ये इन्वायरमेंट या फिर टेक्निकल डैमेज से फ्री होना चाहिए। मतलब जो भी एविडेंस हमारे पास हो ऐसा ना हो कि वो इन्वायरमेंट के साथ चेंज हो रहा है, या फिर टेक्निकली उसको इजीली चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। ओरिजिनल यानी जब वो टीम आएगी तो वो एग्जैक्टली बिट बाई बिट उसको मैच करके चेक करेगी, सिंपली क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डेटा है, जीरो वंस के टर्म्स में होगी, तो उसको बिट बाई बिट, यानी ऐसे बोले तो ओरिजिनलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। अनटेम्पर्ड यानी कि वो अनमोडिफाइड होना चाहिए, उसको हमने मॉडिफाई ना कर रखा हो अपने अकॉर्डिंग कि नहीं हमने मॉडिफाई कर लिया है ताकि हम अपनी इनोसेंस को प्रूव कर सकें। साथ के साथ लीगल बिट, यानी सिंपली अगर हम उस डेटा को फॉरेंसिक टीम को सबमिट करते हैं और वो कोर्ट में जाता है तो वो डायरेक्टली यूज किया जा सके एज अ प्रूफ कि नहीं, हाँ हमने कुछ नहीं किया है, जो भी किया गया है वो दूसरी साइड से किया गया है। वो लिटरली वार्निंग क्या होता है? इसका मतलब ये है कि डिजिटल एविडेंस जो है ना वो इजीली उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर बहुत जल्दी हम लोग चेंजेस कर सकते हैं कम एफर्ट के अंदर। क्योंकि डिजिटल एविडेंस सिंपली क्या है, ऐसे समझे तो एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझो। जैसे मान लो कि हमने कुछ वीडियो या फिर कुछ ऑडियो यूज किया कि नहीं, प्रूफ करने के लिए कि नहीं ये देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पर। अब वीडियो और एआई को बेसिकली वीडियो को एआई के थ्रू हम लोग इजीली टेम्पर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि डिजिटल एविडेंसेस के प्रति हमें काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होना होगा। और जब हमने पढ़ा ना कंप्यूटर वगैरह के अंदर से जब हमें डेटा को अपने लिए यूज करना होता है अपने इनोसेंस को प्रूव करने के लिए, यानी कि क्राइम को डिटेक्ट करवाने के लिए, पकड़ने के लिए क्रिमिनल को, तो वो काफ़ी हाईली डिमांडिंग होता है, यानी उसके लिए स्किल्ड वर्कर्स की नीड होती है। तो छोटे तौर पर बताऊँ समरी में तो सिंपली ये समझो कि ऐसा चीज़ जिसको यूज करके हम ये प्रूव कर सकें कि क्राइम हुई है, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, काफ़ी ज़्यादा उसको प्रॉपरली हमें हैंडल करना होता है, हैंडल विथ केयर। डिजिटल फॉरेंसिक लाइफ साइकिल, इसको याद करने का ICP-EART याद कर सकते हैं, जिसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं। ये स्टेप्स इसलिए फॉलो किए जाते हैं ताकि परत दर परत हम लोग ये पता कर सकें कि कौन जो घटना हुआ है उसके लिए जिम्मेदार है। सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन, यानी हमें एग्जैक्ट सोर्स आइडेंटिफाई करना है जहाँ पर जो एविडेंस है, डिजिटल एविडेंस हुई है, या फिर जो भी साइबर क्राइम है, या फिर किसी भी चीज़ के रिलेटेड, कंप्यूटर के बारे में हमने पढ़ा, मोबाइल फॉरेंसिक के बारे में, तो वो टीम आएगी, पता करेगी कि नहीं मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम है, सिंपली सोर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ऐसे समझो कि चोरी कहाँ हुई, मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू रिलेट कर रहा हूँ। फिर हम लोगों के पास जो भी एविडेंसेस होंगे उनको हम लोग सेफली कलेक्ट करेंगे। जैसे देखते हो कि दस्ताने पहनते हैं लोग बहुत सारे, तो इस तरीके से हम लोग उसको कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, उसको हम लोग प्रिजर्व करेंगे, उसको हम लोग स्टोर कर लेंगे ताकि उसके अंदर कोई भी टेम्परिंग, कोई भी छेड़छाड़ ना किया जा सके। फिर हम लोग उसको इजीली एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन मतलब क्या करेंगे, जो भी सारे हमारे पास एविडेंसेस हैं उनको हम लोग इजीली यूज करेंगे आइडेंटिफिकेशन के लिए कि क्राइम कौन कर सकता है, ये सारी चीज़ें। फिर ऑब्वियसली जो भी ये सब एग्जामिनेशन हो जाएगा, फिर उसके बेसिस पर हमें कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे, हम लोग उसको एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद सिंपली क्या होगा कि हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हम लोग उसके थ्रू, एनालिसिस के थ्रू निकाल सकते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, यानी हम लोग उसको सबमिट करेंगे, जिसके बेसिस पर जो आगे की टीम होगी, फॉरेंसिक टीम होगी, वो आगे प्रोसीड करेगी। और टेस्टिफाइंग यानी कि हम लोग उस पर्टिकुलर एविडेंस को जो
सोर्स जहाँ पर कि क्राइम हुई है वो इसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। सिंपल ऐसे समझो कि चोरी हुई, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई किया गया, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी प्रूफ थे वहाँ से कलेक्ट किए गए, उनको प्रिजर्व किया गया यानी बचा के रखा गया, फिर उनको पता किया गया उनके अंदर जैसे पोस्टमार्टम वगैरह होती हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर एग्जामिन होता है, फिर रिजल्ट आता है कि नहीं यहाँ पर ऐसे किया गया है क्राइम, ये ऐसे किया गया है, वो सारी चीज़ें फिर हम लोग उनको रिपोर्ट करते हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें हुई हैं, जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर्मल डॉक्यूमेंट की तरह अपने बेस पर कि हम लोग अपने इनोसेंस को प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। फिर उसकी टेस्टिफाइंग यानी कोर्ट के अंदर पता किया जाएगा कि हाँ जो सारे एनालिसिस हुए हैं, जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स, जो भी सारे रिजल्ट हमारे हाथ में हैं, क्या वो ये प्रूव करते हैं कि हम निर्दोष हैं या नहीं हैं। अब हम लोग चेन ऑफ कस्टडी द एविडेंस इंटीग्रिटी फ्रेमवर्क के बारे में समझ लेते हैं। चेन ऑफ स्टडी का सिंपल मतलब ये होता है कि एविडेंस किसने कब और कैसे हैंडल किया और उसका पूरा रिकॉर्ड। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसके थ्रू हम लोग ये प्रूव कर पाएंगे कि जो एविडेंस हुआ है, जो घटना हुई है, उसको हम लोग ये प्रूव करें कि ये ओरिजिनल है और ये ओरिजिनली हुई है। साथ के साथ कोर्ट के अंदर हम लोग ये प्रूव कर पाएँ कि हाँ ये जो हमारे साथ हुई है ये ट्रू हुई है। जैसे आप ये समझिए कि आप जैसे मान लो सबसे पहले हमें क्या रखना होगा, लैपटॉप। मान लो लैपटॉप के अंदर रिलेटेड हमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको हम लोग पुलिस को रिपोर्ट करेंगे, फिर वो फॉरेंसिक लैब के पास जाएगी प्रूफ होने के लिए कि जो एविडेंसेस हुए हैं वो क्या ट्रू हैं या नहीं, और फिर वो सारे के सारे चीज़ें कोर्ट में जाएंगी। यानी हर एक ट्रांसफ़र का रिकॉर्ड रखा जाता है कि लैपटॉप के अंदर कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस हुए, फिर वो पुलिस के पास क्यों गया, फॉरेंसिक लैब के पास क्यों गया, और फॉरेंसिक लैब से जो भी सारे एनालिसिस या फिर जो भी सारे रिपोर्ट हैं वो कोर्ट को कैसे सर्व करेंगे। वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो सिंपली होता है कि डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड होता है, ठीक है, कैसे हमने कलेक्ट किया जैसे लैपटॉप के थ्रू, फिर हमने उसको कैसे ट्रांसफ़र किया, स्टोर किया और कैसे हैंडल किया, वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये एविडेंस की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, साथ के साथ कोई भी टेम्परिंग क्लेम्स यानी हमने एविडेंस के अंदर जो भी सारे प्रूफ्स हमने गैदर किए, ये क्लेम करता है कि चेन ऑफ कस्टडी यानी एक सिक्वेंशियल प्रोसेस ये क्लेम करता है कि जो प्रूफ हमारे पास है, जो एविडेंसेस हैं, वो किसी भी तरीके से टेम्पर नहीं किए गए, किसी तरीके से मॉडिफाई नहीं किए गए, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि जो डिजिटल एविडेंसेस होते हैं वो इजीली टेम्पर किए जा सकते हैं, इधर नेचुरली या फिर अलग अलग तरीक़ों से। वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि कुछ सिक्वेंशियल स्टेप्स प्रोसेसेस को फॉलो करना, जिसके थ्रू हम लोग सिंपली अपने डॉक्यूमेंट को कोर्ट के अंदर इस चीज़ के लिए यूज कर सकें कि हाँ जो भी सारे एविडेंसेस हैं वो ऐसे ऐसे हुए हैं, आप इन सारे प्रूफ्स को देख सकते हैं जो कि टेम्पर्ड नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर आता है सबसे पहले कलेक्ट करना, ट्रांसफ़र करना, स्टोर करना और उसको हैंडल करना। ये होता है चेन जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। हमने सारी चीज़ें समझ ली कि चेन ऑफ कस्टडी क्या होते हैं, मतलब कौन से स्टेप्स हमें चूज करने होते हैं। फिर से हमने डिजिटल फॉरेंसिक लाइफ साइकिल के बारे में समझ लिया। अब हम लोग ये समझेंगे कि जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसके लिए जो साइबर पुलिस होती है वो कौन से स्टेप्स यूज करती है या फिर कौन से प्रोटोकॉल्स यूज करती है, जिसको ऐसे बोले तो वो फॉलो करती है बेटर तरीके से एविडेंसेस को मतलब प्रूफ करने के लिए कि हाँ ये सारे एविडेंसेस हैं जिनको अगर एनालिसिस के बाद अगर हमें कोर्ट में ले जाना हो तो हम ले जा सकें। इसका एग्जीक्यूशन का प्रोटोकॉल क्या है, सबसे पहले उस पर्टिकुलर सिस्टम को सिक्योर करना, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेटा को कॉपी करके रख लेना ओरिजिनल डेटा को सुरक्षित रखने के लिए, फिर हम लोग उस फाइल्स को रिकवर करेंगे, साथ के साथ एविडेंसेस को एनालाइज करेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग रिपोर्ट को प्रिपेयर करेंगे। इन्वेस्टिगेशन जो है ना स्टेप, उसका ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं कि इन्वेस्टिगेशन कैसे प्रॉपरली किया जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हर एक स्टेप जो डूज हैं, हर एक छोटे छोटे स्टेप जो साइबर पुलिस कर रही है वो खुद ट्रैक करती है, लिखती है कि ये सारे स्टेप इस पर्टिकुलर एविडेंस के लिए लिए गए। साथ के साथ बेटर टूल्स को हम लोग यूज करते हैं, हार्डवेयर यहाँ पर लिखा गया है राइट ब्लॉकिंग टूल्स, तो इनको हम लोग यूज करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो भी सारे हमें जब हम बैकअप क्रिएट कर रहे हैं अच्छे तरीके से, तो सिंपली हम लोग उसको क्लोन जो डेटा है बेसिकली उसको हम लोग क्लोन करते हैं और एनालिसिस के लिए प्रॉपरली हम लोग उसको क्या करते हैं, ऐसे टूल्स यूज करते हैं जिनके थ्रू कोई भी डेटा के अंदर टेम्परिंग ना हो। सबसे बड़े इसके अंदर डॉन्ट्स क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो ओरिजिनल एविडेंस है उसको कभी भी आप उसको मॉडिफाई मत करिए। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको एज इट इज छोड़ दीजिए, उसको क्लोन करिए। हमने पढ़ा ना सिस्टम को सिक्योर कर देना है, उसके बाद उसका एक कॉपी बनाना है जिस पर आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो भी सारे फाइल के टाइम स्टैम्प हैं उनको आप कंटिन्यूसली ओपन करके ऑल्टर ना करें। कहने का मतलब क्या है कि ऐसे समझ सकते हैं कि किसी मालवेयर या फिर रैंसमवेयर को हमारे कंप्यूटर के अंदर फीड इन किया गया। अब हमें सिंपली उस पर्टिकुलर किस टाइम पर फीड इन किया गया और किस पर्टिकुलर टाइम पर यूजर को पता चला, ये सारे टाइम स्टैम्प्स हैं। तो इन सारे टाइम स्टैम्प को आप एज इट इज छोड़ दीजिए, उसके अंदर और भी फर्दर कुछ मॉडिफिकेशंस ना करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा टाइम स्टैम्प्स होंगे उतना ही ज़्यादा एनालिसिस में प्रॉब्लम होगी और रिपोर्ट प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम होगी। साथ के साथ कभी भी हमें एग्जिस्टिंग सिस्टम जो डेटा है उसको ओवरराइट नहीं करना होता है। मतलब सिस्टम के अंदर जो भी सारे डेटा फीड इन किए गए हैं, जो भी मालवेयर वगैरह पुट किए गए हमारे सिस्टम के अंदर, उनको आप एज इट इज छोड़ दीजिए, उनके ऊपर कुछ और ना करिए। कहने का सिंपल मतलब आप ये समझिए कि अगर जैसे कुछ फ़ोन है,
तो साइबर पुलिस क्या करेगी, उस मोबाइल को सीज कर लेगी। सबसे पहले मान लेते हैं कहीं चोरी हो गया या फिर कहीं मोबाइल किसी का गिर गया, तो उसको साइबर पुलिस सीज कर लेगी और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग उस पर्टिकुलर मोबाइल को एज इट इज छोड़ देगी, उसके से डेटा को कॉपी कर लेगी, यानी बिट स्ट्रीम को कॉपी कर लेगी। फिर जो भी सारे फाइल्स होंगे उनको रिकवर करेगी, ताकि अगर मान लो किसी का मोबाइल होगा तो पता करने के लिए, एनालिसिस के लिए कि ये सारे उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं। तो सिंपल इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये हुआ कि कौन से सारे स्टेप्स को यूज करना है जिसके थ्रू जो एक्चुअल एविडेंस है उसको किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन ना मिले और हम लोग सिंपली रिपोर्ट बना सकें, जिसके बेसिस पर हम लोग कोर्ट के अंदर जाके पता कर सकें कि ये क्राइम अगर किसी ने किया है तो ये सारे उसके स्टेप्स हैं, ये सारे उसके प्रूफ हैं। ये सिंपल इसके अंदर एक्सप्लेन किया जाता है। यहाँ पर उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि इसके अंदर अलग अलग चीज़ें, पेपर वर्क के अंदर अलग अलग चीज़ें आती हैं, जैसे ऑफिशियल लीगल ऑथराइजेशन या फिर वारंट आता है, कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट्स आते हैं इसके अंदर और नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन जांच करने के कौन से सारे ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना होता है, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी होते हैं, क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता है, वहीं इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है। नेटवर्क फोरेंसिक के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, यानी जो भी डेटा ट्रांजिट यानी कि मूवमेंट के अंदर है उसके बारे में हम लोग समझते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेटवर्क फोरेंसिक के अंदर हम लोग नेटवर्क ट्रैफिक को कैसे एनालाइज करके साइबर अटैक्स को डिटेक्ट करते हैं वो इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं। तो जो डिफिनीशन यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है उसका सिंपल मतलब ये है कि इंटरनेट और नेटवर्क जो होता है उसके अंदर ये तो पता हो कि डेटा जो होता है वो कंटिन्यूसली ट्रैवल करता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पैकेट की जांच करेंगे, टेस्ट करेंगे और उसके बेसिस पर हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हैकर कौन है, या फिर मालवेयर को डिटेक्ट करेंगे, या फिर जो भी सस्पिशियस एक्टिविटी होगी उसको हम लोग ढूंढेंगे। इन सारी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क फॉरेंसिक। ठीक है, इसके मेन गोल की बात करें तो जैसे मॉनिटर लाइव ट्रैफिक, यानी कि हम लोग नेटवर्क की ट्रैफिक को पता करना, जो कि वायर शार्क वगैरह का यूज हम लोग कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर हम लोग अनयूजुअल डेटा को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये प्रैक्टिकल वगैरह के अंदर भी करना होगा, साइबर सिक्योरिटी का जो लैब होगा उसके अंदर। फिर से हम लोग वायरस या फिर मालवेयर के पैकेट को पहचान सकते हैं इसके बेसिस पर। फिर से हम लोग अटैकर कहाँ से आया है ये भी हम लोग पता कर सकते हैं, और सिस्टम लॉक्स यानी कि लॉक चेक करके बेसिकली हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारे सिस्टम के अंदर सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही है। तो नेटवर्क फोरेंसिक लाइफ साइकिल यानी उसकी बोले तो ओवरऑल साइकिल क्या होती है, सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफिकेशन यानी कि हम लोग सस्पिशियस एक्टिविटी जो होती है या फिर अटैक को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे सर्वर अचानक स्लो हो जाता है, ये हो सकता है इसके अंदर। फिर सेफ गार्ड यानी जो अब तुम्हें पता चल गया कि ये अटैकर ने इस पर अटैक किया है, सर्वर स्लो हो गया या फिर सिस्टम स्लो हो गया, हम लोग क्या करेंगे, एविडेंस को अब हम लोग क्या कर लेंगे, सेफ गार्ड यानी सुरक्षित कर देंगे, जिसके बेसिस पर हम लोग ये कंफर्म कर सके, जो हमने पढ़ा ना कि स्टेप्स होते हैं क्या होते हैं, जिसके बेसिस पर हम लोग अपने जो एविडेंसेस हैं उनको हम लोग सेफ गार्ड करेंगे। सेफ गार्ड इन द सेंस कि वो किसी भी तरीके से टेम्पर ना किए जा सकें, वो सारी चीज़ें तो हम लोग यहाँ पर उसीलिए उसको सेफ गार्ड कर लेंगे, ताकि कोई भी चीज़ें जो भी प्रॉब्लम्स हमने फेस की, जो भी डेटा हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आए, सर्वर के अंदर आए, वो डिलीट ना हो सके। जैसे लॉग्स और पैकेट्स को हम लोग क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। फिर आता है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का सिंपल मतलब होता है कि नेटवर्क के जो पैकेट्स हैं और लॉग्स जो होते हैं उनको कलेक्ट करना। जैसे वायर शार्क के अंदर हम लोग ट्रैफिक को कैप्चर करते हैं, वायर शार्क वाली चीज़ तुमने लैब में भी की होगी। लैब के अंदर हम लोग वायर शार्क का यूज करके ट्रैफिक को डिटेक्ट करते हैं, कितना ट्रैफिक हमारे नेटवर्क पे आ रहा है, पैकेट्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। फिर आता है ऑब्जर्वेशन, यानी जो कैप्चर ट्रैफिक हमने वायर शार्क के अंदर देखा उसको हम लोग प्रॉपर्ली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, जिसके बेसिस पर हम लोग ये पता कर पाएंगे कि कौन से पैकेट्स मेलिशियस हैं। फिर आता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन यानी अटैक का सोर्स और मॉडिफिकेशन को हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन, यानी ये सारे के सारे स्टेप्स जो हमने किए, आइडेंटिफिकेशन से लेकर के हमने सेफ गार्ड किया, फिर हमने एक्यूमुलेशन, ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन किया, अब हम लोग लास्ट में उन सारी चीज़ों का एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एक रिपोर्ट तैयार कर लेंगे, जिसके बेसिस पर हम लोग ये एक्सप्लेन कर पाएंगे कि नेटवर्क के यहाँ पर एडवांटेज जैसे लिखा है कि नेटवर्क के डाउन टाइम को हम लोग समझ पाएंगे, फिर से हम लोग लाइव अटैक के बारे में आइडेंटिफाई कर पाएंगे, नेटवर्क की कमजोरियों को ढूंढ पाएंगे। ये सब चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। जबकि डिसएडवांटेज क्या होता है कि इसको सेटअप करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, साथ के साथ इसके अंदर पैकेट जो होते हैं वो इजीली डिसअपियर होते हैं, इसीलिए उनको ऐसे बोले तो स्किल्ड वर्कर होना चाहिए जो कि उनको तुरंत से कैप्चर कर सके और आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, हम लोग ऐसे समझते हैं कि एक शॉपिंग वेबसाइट है जो अचानक से क्या हो गई, क्रैश हो जाती है। ठीक है, क्रैश हो गई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कोई अगर वहाँ पर है जो इन सारी चीज़ों को समझ सकता है, जैसे नेटवर्क फोरेंसिक के बारे में उसको आइडिया है, तो वो क्या करेगा, वो सिंपली नेटवर्क के ट्रैफिक को सबसे पहले क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, एनालाइज करेगा। फिर जो भी सारे प्रॉब्लम्स होंगे उनको क्या करेगा, सेफ गार्ड कर लेगा कि ये सारे प्रॉब्लम्स इसके अंदर आ रहे हैं, इस पर्टिकुलर आईपी से प्रॉब्लम्स आए हैं। सबसे पहले अटैक को हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। फिर जो भी सारे एविडेंसेस हमें दिखेंगे उनको हम लोग बचा लेंगे। फिर डेटा को कलेक्ट करके, एक्यूमुलेट करके उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसके बेसिस पर हम लोग अपने इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी सारे रिजल्ट हमें मिलेंगे उसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा, डिजिटल एविडेंसेस के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ी, और डिजिटल फोरेंसिक लाइफ साइकिल के अंदर भी इसके बारे में हमने पढ़ा था।
हमने नेटवर्क फोरेंसिक समझा, यानी नेटवर्क के रिलेटेड जो भी सारे जांच करेंगे, जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। ट्रैफिक एनालिसिस, जिसका यूज करके हम लोग सिंपली ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस प्रकार के प्रॉब्लम्स हमने फेस किए। डायग्राम के अंदर भी वही एक्सप्लेन किया गया था उसके अंदर कि ऑर्डिनरी अगर पैकेट्स का ट्रांसमिशन हो रहा है तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब अटैकर पैकेट्स को ट्रांसमिट करेगा, इंटरनेट के ऊपर पैकेट्स ही ट्रांसमिट होते हैं, तो वो एक ऐसे मैनर में करेगा जो कि रेगुलर नहीं होगा। अब हम लोग ईमेल फोरेंसिक के बारे में समझ लेते हैं। ईमेल फोरेंसिक का सिंपल मतलब ये हुआ कि जो ऑर्डिनरी ईमेल्स हम लोग रिसीव करते हैं, ठीक है, उनको इन्वेस्टिगेट करना और आइडेंटिफाई करना कि सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, क्यों भेजा, किसने भेजा, ये सारी चीज़ें जिसके बेसिस पर हम लोग फ्रॉड को पता कर सकें। सबसे पहले आता है ईमेल जो होता है ना, उसके अंदर ईमेल का हेडर। हेडर का बेसिस पर हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि किस बात से हुआ है, जैसे लखनऊ से कानपुर, कानपुर से दिल्ली, तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं ईमेल हेडर इसलिए यूज होता है। फिर आईपी एड्रेस जो होता है वो हर एक डिवाइस जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड होती है उसका एक यूनिक एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस उसको दिया जाता है। इसके बेसिस पर भी हम लोग बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को पता कर सकते हैं। हम लोग नहीं, जो भी सारे ईमेल फोरेंसिक एक्सपर्ट्स होंगे वो बेसिकली पता कर पाएंगे। ये पता किस लिए किया जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम्स हमें फेस हुई हैं, जिसके कारण हमें उन प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए हम लोगों ने इसको यूज़ किया है। फिर आता है मैसेज आईडी। मैसेज आईडी सिंपली वो चीज़ होती है जिसके बेसिस पर हर एक यूनिक मैसेज, ऐसे बोले तो इसके बेसिस पर हम लोग उस पर्टिकुलर यूनिक आईडी को यूज करके, जैसे यहाँ पर शो किया गया है, हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये मैसेज किससे रिलेटेड है। मतलब ऐसे समझो कि हर एक मैसेज जो भी आएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक यूनिक आईडी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मैसेज आईडी। साथ के साथ डेट, टाइम एंड अटैचमेंट का सिंपल मतलब क्या हो गया कि हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस टाइम पर मैसेज आई, ईमेल कब भेजी गई, इसके अंदर कोई बेसिकली फाइल अगर अटैच्ड है तो क्या वो वायरस और मालवेयर कहीं ऐसी चीज़ें तो अटैच्ड नहीं है इसके अंदर। सिंपली ये चीज़ समझ में आ गया। तो ऐसा ना हो कि हमने पीडीएफ को खोला और पीडीएफ को खोलते ही हमारे कंप्यूटर के अंदर मालवेयर इंस्टॉल हो गया, ये सारी चीज़ें। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो ईमेल फोरेंसिक है वो कब यूज की जाती है, किस किस केस में यूज की जाती है। तो ये फिशिंग कैंपेन्स के अंदर यूज की जाती है, जैसे फेक ईमेल भेज करके हमारे पासवर्ड को चोरी कर सकते हैं कुछ लोग। यहाँ पर दिया गया है फिशिंग कैंपेन्स। मास स्पैम, यानी एक साथ लाखों लोगों को स्पैम मेल्स भेजना। फिर आता है ईमेल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग का सिंपल मतलब ये होता है कि जैसे समझो कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है और किसी दूसरे पर्सन ने उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की फेक ईमेल बना करके, जो कि बेसिकली सेंड करते हैं लोगों को, बोलते हैं कि नहीं आपकी बैंक अकाउंट के अंदर ये प्रॉब्लम है, आपके मोबाइल के अंदर ये प्रॉब्लम होती है। ये पहले काफ़ी ज़्यादा होता था, अब तो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज कर गया है क्योंकि लोग अब इसके बारे में अवेयर हो चुके हैं। फिर आता है मालवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ईमेल अटैचमेंट जो होते हैं ना उनके थ्रू कुछ वायरसेस भेजना, जिस पे लोगों ने क्लिक किया तो ऑब्वियसली वो लोग फंस जाएंगे। तो वहीं यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। अब सिंपली यहाँ पर जो हमने एक्सरे लिखा है, एक्सरे सिंपल मतलब क्या होता है कि जैसे एक्सरे की एनालिसिस हम लोग करते हैं ना, उसी तरीके से नेटवर्क फोरेंसिक टीम प्रॉपरली उसको ऐसे बोले तो एक्सरे के अंदर डालती है। इन द टर्म्स हम लोग यूज कर रहे हैं एक्सरे, लेकिन उसका यूज करती हैं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वो हिडन डिटेल्स को देख पाती हैं, ठीक है। तो सिर्फ ऊपर का मैसेज नहीं, वो अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाती हैं कि ये जो मैसेज भेजा गया है क्या ये यूजफुल मैसेज है या एक ऐसा मैसेज है जिसके थ्रू यूजर के सिस्टम को ट्रैप कर लिया जाएगा, अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया जाएगा अटैकर्स के द्वारा। तो नेटवर्क फोरेंसिक इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ द नेटवर्क इज परफॉर्मिंग एंड ईमेल परफॉर्मेंस। जो ईमेल फोरेंसिक है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि जो ईमेल रिसीव हुआ है क्या वो यूजर के लिए बेनिफिशियल है या फिर यूजर के डिवाइस को ब्रीच करने के लिए वो मैसेज सेंड किया गया है। अब हम लोग सोशल मीडिया फोरेंसिक के बारे में समझ लेते हैं। तो जो सोशल मीडिया फोरेंसिक है उसके इकोसिस्टम की बात करें तो सोशल मीडिया बेसिकली ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पर यूजर अपने प्रोफाइल को क्रिएट करते हैं, कंटेंट को शेयर करते हैं और लोगों के साथ ग्लोबली कनेक्ट करते हैं। लेकिन जो ये सोशल मीडिया हमने क्रिएट किया तो इसके ऊपर लोग ग्लोबली कनेक्ट ही नहीं होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी इसके अंदर आती है। प्रॉब्लम्स के अंदर मेन प्रॉब्लम्स क्या है, फिशिंग, जैसे फेक लिंक भेज करके पासवर्ड चोरी कर लेना, या फिर इसके अंदर आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी का फेक प्रोफाइल बना लेना, साइबर बुलिंग यानी किसी को गाली धमकी हैरेसमेंट देना, साथ के साथ स्टॉकिंग यानी किसी को सीक्रेटली कंटिन्यूसली ट्रैक करते रहना, स्पैम, बार बार मैसेजेस भेजना किसी को लगातार, सोशल मालवेयर यानी कि ऐसे समझो कि किसी को डीएम में जाकर के हमने मेलिशियस लिंक या फिर एप्लीकेशन भेज दिया, ये सारे प्रॉब्लम्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है कि ये सब चीज़ें तो हमने समझ ली कि सोशल मीडिया क्या है, इसके ऊपर कौन से सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ सकते हैं, मतलब कौन कौन से एक्चुअल प्रॉब्लम्स इस पे एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो मॉडर्न टाइम में जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे बोलें तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, वो ये है कि लोगों के नाम के फेक अकाउंट क्रिएट करना जिसके बेसिस पर लोग क्राइम करते हैं, या फिर डायनेमिक कंटेंट, कुछ ऐसे भी पोस्ट होते हैं लोग पब्लिश करते हैं जो कि तुरंत इससे पहले भी डिलीट हो जाते हैं, बस वो इसलिए पब्लिश किए जाते हैं ताकि वो अपने पर्पज़ को सॉल्व कर सकें जिस पर्पज़ के लिए उनको पोस्ट किया गया है। बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं। साथ के साथ लीगल प्रॉब्लम्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो ये प्रॉब्लम्स हैं ना, इनके अंदर एक मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस हुई सोशल मीडिया के ऊपर, जैसे हमने कॉपीराइट के लिए क्लेम किया या फिर हमारे ओन कंटेंट को कॉपीराइट के अंदर डाल दिया गया है, उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई है,
तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी चीज़ अगर जैसे हमें एविडेंस के लिए चाहिए तो पुलिस को जैसे सपोज करो कि इंस्टाग्राम के ऊपर हमें कुछ कॉपीराइट प्रॉब्लम फेस करने को आ रहा है या फिर हमारे अकाउंट को कोई स्टॉक कर रहा है कंटिन्यूअसली, तो उसके केस में होता क्या है ना कि अगर हम इंस्टाग्राम से चाहें कि हमें डेटा दीजिए हमारे अकॉर्डिंग, हम अपनी प्रोफाइल को नहीं यूज कर रहे हैं फिर भी यूज होते रह रहा है, तो उसके केस में हमें क्या होता है कि इंस्टाग्राम से परमिशन लेना पड़ता है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है और ये लीगल प्रॉब्लम के अंदर आता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ये बड़ा डिफिकल्ट है डिफरेंट कंपनीज से उनके अपना डेटा उनसे मांग पाना कि नहीं सर हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, आप इसके रिगार्डिंग सॉल्व कीजिए। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि सोशल मीडिया क्या है, फिर हमने ये समझा कि उसके ऊपर एक्चुअल प्रॉब्लम क्या एग्जिस्ट करती हैं, साथ के साथ में हमने ये समझा कि ऑपरेशनल चैलेंजेस जो मेन चैलेंजेस हो सकती हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को फेस करनी पड़ सकती हैं, वो चीज़ क्या हो सकती हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि अब हम लोग ये समझते हैं कि जो इम्पोर्टेंट, ये बेसिकली यहाँ पर जो दिखा रहा है ना कि क्वेश्चन का सिंबल जो दिया गया है वो सिंपल ये एक्सप्लेन कर रहा है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो आते हैं, जो कि सोशल मीडिया फॉरेंसिक एक्सपर्ट होंगे, वो क्या पूछेंगे। सबसे पहले ये पूछेंगे, अगर हमारे पास आते हैं तो पूछेंगे कि सर जो आपने पोस्ट पब्लिश की है क्या वो आपने पब्लिश की है या कोई किसी ने फेक अकाउंट जो बनाया है उसने पब्लिश किया है आपके नाम पे। फिर आता है टेम्पोरलिटी। टेम्पोरलिटी का सिंपल मतलब ये हुआ कि पोस्ट कब की गई थी, यानी उसका टाइम क्या था। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई पोस्ट किया गया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ क्राइम हुआ, तो क्राइम पहले हुई या क्राइम बाद में, पोस्ट करने के बाद या पोस्ट हो चुकी थी उससे पहले। ठीक है, फिर आता है स्पेशलिटी। स्पेशलिटी का सिंपल मतलब ये है कि जो लोकेशन जिससे पब्लिश किया गया पोस्ट वो सही है या नहीं। कहने का मतलब क्या होता है कि मान लो कि अगर फ़ोटो दिल्ली की बताई जा रही है लेकिन एक्चुअली जो कांड हुआ, जो जो बेसिकली केस है, क्राइम हुआ, वो कहाँ हुआ, मुंबई में हुआ। ठीक है, जैसे ऐसे सपोज करो, मैं इसको समझाता हूँ थोड़ी सी डिटेल में। किसी सेलिब्रिटी के नाम का किसी ने फेक अकाउंट क्रिएट कर लिया। ठीक है, उस अकाउंट से क्या किया गया, काफ़ी लोगों से पैसा मांगा गया, स्कैम किया गया उनको। तो जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट आएंगे वो सबसे पहले आईपी एड्रेस ट्रैक करेंगे, जो कि नेटवर्क फॉरेंसिक के अंदर आ जाएगा। साथ के साथ लॉगिन हिस्ट्री को देखेंगे, साथ के साथ बहुत सारे टाइमिंग को एनालाइज करेंगे, प्रॉपर्ली डेटा जो लोकेशन के कॉरस्पॉन्डिंग डेटा होगा उसको वेरीफाई करेंगे, फिर पता करेंगे कि फेक अकाउंट कौन चला रहा था। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होता है कि ऑनलाइन आइडेंटिटी जो है और एक्टिविटी, इसकी सच्चाई पता करने के लिए हम लोग सोशल मीडिया फॉरेंसिक का यूज करते हैं। ठीक है, यानी हु, व्हेन और फेयर आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग सोशल मीडिया फॉरेंसिक के बारे में समझ रहे हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं मेजर चैलेंजेज इन मॉडर्न फॉरेंसिक, यानी कि जो मॉडर्न आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रॉड्स, थेफ्ट्स, इन सब चीज़ों को जब हम आइडेंटिफाई करेंगे तो हमें क्या मेन प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। सबसे पहले रैपिड टेक चेंजेज, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है वो कंटिन्यूसली एडवांस हो रही है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है एनालिसिस करना, आइडेंटिफाई करना, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी जो है वो आउटडेटेड है तो। दूसरे पे आती है इंक्रिप्शन, क्योंकि आज के समय में मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हो रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रिप्टेड रह रही हैं, तो फॉरेंसिक टीम के लिए भी इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि एक्चुअली फ्रॉड जो हुआ है वो किसी मैसेज के थ्रू हुआ है, किसी वीडियो के थ्रू हुआ है, या फिर वीडियो पब्लिश करने के बाद किया गया। कहने का सिंपल मतलब ये है कि ईजिली आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज के समय में जो ओवरऑल मैसेजेज हो रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए यूज किए जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रिप्शन को फॉलो करते हैं। फिर आता है ह्यूज डेटा वॉल्यूम, यानी कि आज के समय में जो डेटा है वो बहुत बहुत टेराबाइट्स में है, जिसको कि एनालाइज करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये समझ में आ गया। फिर आता है एंटी फोरेंसिक। एंटी फोरेंसिक का मतलब मैंने पढ़ा ना सबसे ऊपर, जैसे टेक्नोलॉजी के अंदर जो चेंजेज हैं उनकी वजह से हो क्या रहा है कि लोग इतने एडवांस हो चुके हैं कि उनके लोकेशन को ट्रैक नहीं किया जा सकता है इजीली, या फिर ऐसे सोफिस्टिकेटेड अटैकर्स हैं, मतलब इतने एडवांस हो चुके हैं वो कि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर भी देते हैं और क्रिएट करके वहाँ से हट भी जाते हैं, जिसकी वजह से फॉरेंसिक टीम को आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर आता है प्राइवेसी एंड लीगल इशूज़। कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ पर अगर यहाँ पर कुछ क्राइम की गई है, उस स्टेट में उसको क्राइम नहीं माना जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि लीगल इशूज़ भी फेस करने पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर रीजन में अगर हमें जाना है फॉरेंसिक टीम को और आइडेंटिफाई करना है अटैकर के बारे में, तो वो अलाउड नहीं हो सकता है उस स्टेट से। इसकी वजह से ऑब्वियसली हमारा जो फॉरेंसिक यानी जो हमारा जांच होगा वो रुक जाएगा। फिर आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है कि आज के समय में जो डेटा है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट मतलब जैसे समझे कि वर्ल्ड के ऊपर क्या होता है कि फ्रेगमेंट, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में उसको डिवाइड कर दिया गया और थ्रू आउट द वर्ल्ड उसको स्टोर कर दिया गया। ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट तरीके के लीगल जुरिस्डिक्शंस हैं, यानी अगर आपको ये डेटा एक्सेस करना है तो ये सारी चीज़ें करनी होंगी, ये डेटा एक्सेस करना है तो ये सारी चीज़ें एक्सेस करनी होगी। फॉरेंसिक टीम के लिए बता रहा हूँ कि उनको डेटा को एक्सेस करने के लिए, जिसके ऊपर मान लेते हैं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, उनके लिए थोड़ा उनको मेहनत करना पड़ सकता है, उनको ये सब चीज़ इसके अंदर आती है। फिर आता है लैक ऑफ एक्सपर्ट। तो ये सब चीज़ तो हमने समझ ली कि ये जो फॉरेंसिक टीम है उसको इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब तो एक ऐसा स्किल्ड हमें मेंबर मिलेगा या फिर स्किल्ड एम्प्लॉय मिलेगा जो कि इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकता है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ अच्छा सोल्यूशन निकाल सकता है। जैसे कि इनक्रिप्टेड डेटा है तो कोई ऐसा होना चाहिए जो इनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट कर पाए। तो
ऐसे लोग जो कि ये सारे काम कर पाएँ वो भी मिलना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए बहुत स्किल डिमांडिंग स्किल है ये, जिसके लिए हमें अंडरस्टैंड करना होगा और कंटिन्यूअसली अपडेट करते रहना होगा अपने को। मैंने पढ़ा ना कि टेक्नोलॉजी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उनको फेस करना पड़ सकता है फॉरेंसिक टीम को। तो सिंपल इस पेज का समरी यही है कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहे हैं जिसके कारण डिजिटली जो हरासमेंट हो रहे हैं, स्कैम्स हो रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो सकता है। एक समय के लिए टीम आइडेंटिफाई कर भी सकती है, बट दूसरे समय में ये भी हो सकता है कि वो टीम ऐसे भी हो कि आउट स्किल्ड हो, जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे वो वर्क कर रही है, जिस स्किल का यूज करके वो आउटडेटेड है, जिसके बेसिस पर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है कि स्कैमर ने किस प्रकार से स्पैम किया है। ये पर्टिकुलर यूनिट यहाँ पर ख़त्म होती है। कुछ चीज़ें अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन जो फॉरेंसिक के जो डिफरेंट टाइप्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप थोड़े वीडियो को स्लो करके और अच्छे से अंडरस्टैंड करें, क्योंकि ये थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, हेडर है, आईपी है, इन सारी चीज़ों को आपको समझना है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से इनको समझें। साइबर सिक्योरिटी यूनिट 5 की क्विक शॉर्ट वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड होगी और सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग PYQ के अंदर कवर कर पाएंगे। इस यूनिट का जो सिलेबस है, जो सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कवर करना इनको। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, ISP एंड द CIA ट्राइड। जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी है वो एक फॉर्मल रूल बुक है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को ये एक्सप्लेन करती है कि जो भी उनके डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर डिजिटल एसेट्स, उसके अंदर कुछ भी आ सकते हैं, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, एम्प्लॉय की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, साथ के साथ सिक्योरिटी कंट्रोल्स जो होने चाहिए उनके ऊपर उनका क्या मेजर्स यानी क्या उनके रूल्स होने चाहिए। जो इसका मेन पर्पज़ है वो ये है कि डेटा को प्रोटेक्ट किया जाए, साथ के साथ लीगल कंप्लाइंसेस को प्रॉपर्ली हैंडल किया जाए, यानी किसी प्रकार का ऐसा काम न किया जाए जिसकी वजह से लीगली ऑर्गेनाइजेशन को कोर्ट के अंदर जाना पड़े। साथ के साथ फाइनेंशियल और रेपुटेशनल लॉस भी अवॉइड करने का मेन एम ऑर्गेनाइजेशन का होता है। तो वहीं इस यूनिट के अंदर पढ़ना है कि कौन से सारे मेथड्स यूज कर सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन, जिसका यूज करके वो ये इंश्योर कर सकती है कि इंटीग्रिटी मेंटेन्ड हो, साथ के साथ अवेलेबिलिटी हमें अचीव हो सके और कॉन्फिडेंशियलिटी भी अचीव हो सके। ठीक है, जैसे जो गूगल होता है ना, उसके अंदर जीरो ट्रस्ट ISP यानी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी का यूज किया जाता है। इसका मेन एम क्या होता है कि जैसे अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसको यूजर का पूरा डेटा ना दिया जाए, बल्कि जो स्पेसिफिक टास्क के अंदर जितने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है डेटा की, केवल उतना दीजिए। वहीं इस चीज़ का मेन एम होता है। ठीक है, कहने का सिंपल मतलब ये है कि हाथ में उतनी ही चीज़ें दी जाएँ जो कि रिक्वायर्ड हैं। पूरी की पूरी चीज़ें जब हम दे देंगे ना, तो वो करप्शन को लीड करेगा और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेन इस तरीके से रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। तो ISP यानी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी का जो मेन गोल होता है वो होता है इंटीग्रिटी यूजर का, अवेलेबिलिटी, साथ के साथ कॉन्फिडेंशियलिटी यानी CIA ट्राइड वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अब हमने ये समझा कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन सारी चीज़ें प्रोटेक्ट करनी चाहिए। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी है, जो कि एक फॉर्मल रूल बुक है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जो ISP यानी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी है, उसके जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो सबसे पहले होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज और स्कोप। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज और स्कोप के बारे में आपने मिनी प्रोजेक्ट के अंदर पढ़ा होगा, और स्कोप के अंदर मतलब क्या होता है कि उसका रेंज क्या है, कौन कौन सी सारी चीज़ें उसके अंदर कवर की जानी चाहिए। साथ के साथ एसेट क्लासिफिकेशन, हमने पढ़ा ना, डिजिटल एसेट्स को प्रोटेक्ट करना है। तो जो डिजिटल एसेट हो सकते हैं वो ऐसे हो सकते हैं कि जो पब्लिकली अवेलेबल हो ऑर्गेनाइजेशन के, या फिर कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कॉन्फिडेंशियल हो। ऐसा तो नहीं है कि गूगल सारे का सारा चीज़ पब्लिकली अवेलेबल कर सकती है, नहीं। अगर वो पब्लिकली अवेलेबल कर देगी तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो उसका मिसयूज कर सकते हैं। साथ के साथ सिक्योरिटी कंट्रोल्स यानी डेटा जो है, जो यूजर का डेटा हो सकता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा इटसेल्फ, उसको किस प्रकार से प्रोटेक्ट करना है, जिसके लिए हम लोग इंक्रिप्शन यूज कर सकते हैं, या फिर किसको एक्सेस देना है, जैसे ड्राइव वगैरह की जो लिंक होती है उसका किसको एक्सेस देना है, कौन से लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और अगर कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे कुछ अगर प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या रिस्पॉन्स। तो ऐसे समझो एक बुक है जिसके अंदर हमने सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं कि कैसे हमें अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए जो भी तरीके हो सके हम यूज करेंगे। तो ये हो गया उसके कंपोनेंट्स बुक के। अब हम लोग ये समझेंगे कि हमने बुक बना लिया, अब उसको हम लोग कैसे रियल लाइफ के अंदर यूज करेंगे। तो उसका यूज करने का सबसे पहले क्या है कि हम लोग जो पाइपलाइन है, मतलब कैसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उसका। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम आ सकती है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग ये कोशिश करेंगे कि अब उसके लिए एक पॉलिसी डेवलप किया जाए, यानी कुछ रूल। कहने का सिंपल मतलब ये होता है ना कि जब प्री डिफाइंड कुछ रूल्स होते हैं तो लगता है कि नहीं ये प्रॉब्लम आया, अब सिंपल ये स्टेप फॉलो करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे रबिक्स क्यूब बनाना है तो हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या सारे प्रॉब्लम कैसे कैसे हम लोग को फिक्स करना होगा, हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसके बाद हम लोग उसके लिए कुछ रूल्स डेवलप करेंगे और उसके बाद उसको हम लोग यूज करके उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोगों को ट्रेन करेंगे, यानी अवेयरनेस
देंगे और फिर मॉनिटर एंड इन्फोर्स का मतलब क्या हुआ कि हम लोग चेक करेंगे कि वो अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं या नहीं, और फिर हम लोग उनको उसके अकॉर्डिंग अडाप्ट कर देंगे। तो सिंपल मैं ये बताऊं तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, पता करो क्या प्रॉब्लम है, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ फिक्स स्टेप प्रोसीजर्स बना लो, उसको फिर उसके ऊपर लोगों को ट्रेन करो कि नहीं आप ऐसे सॉल्व करिएगा इस प्रॉब्लम को, ऐसे सॉल्व करिएगा इस प्रॉब्लम को। जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, बच्चे जो होते हैं उनको सबसे पहले बताया जाता है कि ये एडिशन है, इसके लिए तुम्हें ऐसे सॉल्व करना है, उसके लिए बच्चे को ट्रेन करो। फिर हम लोग ये चेक करेंगे वो कर पा रहा है या नहीं, और उसके बाद हम लोग रिव्यू और अपडेट करते रहेंगे अगर वो बच्चा नहीं कर पा रहा है। तो ये मैं रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करना चाहता था। इंडियन साइबर लॉ एंड आईटी एक्ट 2000 इवोल्यूशन। जैसे बहुत पहले तो लोग बहुत सारे काम, जैसे रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, तो फिजिकल पेपर पे होता था। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट आया, लोग मोबाइल पर शिफ्ट हुए, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये हो गया कि कुछ इंटरनेट के लिए भी कुछ रूल्स बनाए जाएं। अगर रूल्स नहीं बनाए जाएंगे तो लोग मनमानी करेंगे, लोग सही तरीके से यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले 2000 में फाउंडेशन लेड किया गया, यानी ये एक्सप्लेन किया गया कि कौन सी सारी चीज़ें हैं जिनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, जैसे डिजिटल सिग्नेचर हो गए, ताकि लोग कम से कम ये इंश्योर हो सके कि नहीं हम लोग अगर ऑनलाइन अपने डेटा को दे रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो वो सेफ है। उसके लिए फाउंडेशन यानी आईटी एक्ट बॉर्न हुआ, बताया गया इंडिया को कि नहीं आईटी एक्ट की ज़रूरत है। फिर आता है एस्केलेशन। 2008 के आसपास क्या हुआ कि बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, अमेंडमेंट मतलब सुधार, चेंजेज, जिसकी वजह से हुआ क्या कि साइबर टेररिज्म या फिर डेटा प्रोटेक्शन और हर एक जो इंडिविजुअल है उसके जो एसेट्स हैं उसकी लायबिलिटी, ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया और इसके कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सारे रूल बनाए गए। यानी सबसे पहले बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद उसको बहुत सारे बताए गए कि नहीं तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। उसके बाद जब बच्चा और बड़ा हुआ तो बताया गया कि नहीं अब तुम्हारे लिए ये ज़रूरी चीज़ है, अब ये ज़रूरी चीज़ है। तो इस तरीके से जो मॉडर्न डिफेंस है उसका मेन फोकस है डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेट और लोग कैसे उसको यूज कर रहे हैं। साथ के साथ IC3 यानी इंटरनेट पर जो लोग यूज करते हैं डेटा को, उनके लिए बेसिकली इस्टेब्लिश किया गया इंटरनेट क्राइम कंप्लाइंट सेंटर या फिर कंप्लेंट सेंटर, यानी लोग अपने कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकें। बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं कि अगर प्रॉब्लम्स आती हैं, इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वहीं ये जो मॉडर्न डिफेंस सिस्टम्स हैं उनका यूज करके, तो जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है वही एक्सप्लेन करता है कि जो पहले का इंडियन सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा, पहले का क्या, वो जो मोस्टली एंशिएंट सिस्टम था वो फिजिकली चलता था, पेपर पे चलता था, ये सारी चीज़ें। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न शिफ्ट हुआ ना, तो लोग काफ़ी ज़्यादा जैसे आधार ऑथेंटिकेशन या फिर हम बोलें ई सिग्नेचर या फिर डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन रखने लगे। तो इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन साइबर लॉ को बनाया गया। बनाने के बाद उसके अंदर बहुत सारे इवोल्यूशन यानी कि बहुत सारे जो चेंजेज नीड थे, ज़रूरत थे, उनको किया गया। जो हमने पढ़ा आईटी एक्ट 2000 की इवोल्यूशन के अंदर, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी पढ़े। तो जैसे हमने पढ़ा कि कुछ रूल बुक होते हैं, तो उस रूल बुक के अंदर कुछ चीज़ें मेंशन की गई कि अगर मान लीजिए कि आपके साथ ये प्रॉब्लम आता है तो आपको क्या करना है। बेसिकली हम एक पाइपलाइन जो हमने पढ़ा ना उसी को उसी से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे अब हमारे पास एक मेथड होगा कि नहीं इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना है, ये प्रॉब्लम आता है तो इस सेक्शन के अंदर होगा, इसके लिए लोगों को ये बताया जाएगा और लोग इसको इस प्रकार से हैंडल करते जाएंगे। मैं पीछे से रिलेट कर रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें माइंड में चलती रहें। जैसे सेक्शन 43 जो है उसके लिए बेसिकली मतलब सेक्शन 43 के अंदर क्या एक्सप्लेन किया गया है कि जैसे सिस्टम्स को कुछ डैमेज आता है, जैसे अगर कोई किसी को हैक कर लेता है किसी के डिवाइस को, या फिर मालवेयर या फिर डेटा थेफ्ट होता है, तो उसके लिए क्या एक्शंस लेने चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि क्या प्रॉब्लम्स कौन से सेक्शन में मेंशन की गई हैं, उसी को हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। तो सेक्शन 43 के अंदर डैमेज टू सिस्टम, जैसे कि किसी का हॉस्पिटल डेटाबेस जो है उसको रैंसमवेयर क्या कर देता है, लॉक कर देता है। अब रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, मालवेयर ये क्या होते हैं ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर आता है सेक्शन 66F जो कि साइबर टेररिज्म के बारे में एक्सप्लेन करता है। हमने पढ़ा ना साइबर टेररिज्म, जो कि मॉडर्न डिफेंस सिस्टम्स के अंदर आईटी एक्ट के अंदर इवॉल्व हुआ, यूज किया गया। तो जैसे बहुत सारे ऐसे जो हैकर के ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट करते हैं और उसके कंप्लीट सिस्टम को क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, जैसे डिफेंस नेटवर्क्स को हैक कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें। सेक्शन 72A के अंदर जो एक्सप्लेन किया गया है वो ये एक्सप्लेन किया गया है प्राइवेसी ब्रीच, यानी किसी का पर्सनल डेटा को बिना उसकी सहमति के यूज करना, जैसे किसी का नंबर लीक कर देना, ये सारी चीज़ें। तो ये एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 72A के अंदर। जबकि सेक्शन 79 की बात करें तो ये आता है इंटरमीडियरी लाइबिलिटी, यानी ऐसे समझो कि अगर मान लो कि एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर तुमने कुछ ऐसा पब्लिश कर दिया जो कि इलीगल है, ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो सेक्शंस हमने पढ़े उनका मेन एम ये था कि कैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, उनको हैंडल करना है, उसके रिलेटेड कौन जिम्मेदार होगा, प्लेटफॉर्म जिम्मेदार होगा या फिर यूजर इटसेल्फ उसने अगर कुछ किया, तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं द साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे काम, जैसे इकोसिस्टम है उस जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा, बेसिक जो उसके सिस्टम
तरीका था वर्क करने का, उसी तरीके से इसके अंदर भी कुछ स्टेप्स होंगे जिनको हमें फॉलो करना होगा कि नहीं एज एन इंडिविजुअल ये करना होगा, एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये करना होगा, ये प्रॉब्लम्स आते हैं तो इस तरीके से हम फिक्स कर सकते हैं। तो इसको एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया है, जो कि सबसे पहले है NCSC यानी नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, जो कि नेशनल जो भी स्ट्रेटजीज होती हैं उनको मेंटेन करता है। फिर आता है CERT-IN यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। जैसे ये जो टीम्स होती हैं वो क्या करती हैं कि जो भी एक्टिव इंसिडेंट्स होती हैं उनको हैंडल करती हैं, जैसे कंट्री के ऊपर कुछ अटैक हो गया या फिर बहुत सारे लोगों के कंप्यूटर के अंदर प्रॉब्लम्स आने लगे हैं, कुछ हैकिंग ग्रुप्स ने कुछ कंप्यूटर्स को हैक कर लिए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। तो ये उसके कोरस्पॉन्डिंग अलर्ट इशू करते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को कॉल आते थे कि सर आपके साथ ये हुआ है वो हुआ है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सर्ट टीम बोल सकते हैं, उन्होंने कुछ एक्शन लिया उस इमरजेंसी सिचुएशन में, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, सिंपली ये एक्सप्लेन किया कि नहीं इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को ऐसे हैंडल करना है, इशू के कॉरस्पॉन्डिंग उन्होंने अलर्ट किया। फिर आता है कैट यानी साइबर एपिलिएट ट्रिब्यूनल। साइबर एपिलिएट ट्रिब्यूनल बेसिकली क्या होता है, ऐसे समझो कि हमने ये सब चीज़ें फिक्स कर ली, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको उसकी वजह से कुछ लॉस हो सकता है, जिसके डिवाइसेस पर कुछ अटैक्स हुए उसकी वजह से। तो ये जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, ट्रिब्यूनल ऐसे समझ सकते हो कि छोटे छोटे कोर्ट्स जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं अगर हमें एक्चुअल बेसिस पर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं अपने डिवाइसेस के अंदर। तो ठीक है, लीगल बैलेंस के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि इंडिविजुअल राइट क्या हैं और इंडिविजुअल की ऑब्लिगेशंस क्या हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल के राइट्स मतलब हम अगर इंटरनेट के ऊपर उतरते हैं तो हमारे राइट्स क्या हैं, हम किस चीज़ के लिए बोल सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, वो है प्राइवेसी, फ्री स्पीच और कंपनसेशन के लिए, ठीक है। जबकि अगर हम इंडिविजुअल की ऑब्लिगेशंस यानी ऐसे बोले तो हमें कौन कौन से स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करने हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारे सारे रूल्स चलेंगे और कोई और अपने रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, नहीं, सबके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिनको सबको फॉलो करना है, साथ के साथ उन रूल्स के अंडर ही काम करना है अगर आप इंटरनेट के ऊपर आए हैं तो। जैसे किसी को आपको हैकिंग के अंदर आपको किसी के डिवाइस को हैक नहीं करना है, लोगों की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है, साथ के साथ ऑफेंसिव कंटेंट पब्लिश करने से, अपलोड करने से खुद को बचाना है। तो सिंपल साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम ये बताता है कि प्रॉब्लम्स आएंगी किसी कंट्री के अंदर या फिर इंडिविजुअल्स के लिए, तो उसको कैसे हैंडल करना है, और अगर हैंडल नहीं हो पाता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिब्यूनल्स के अंदर अपील करना है। ये तो हुआ, लेकिन एक इंडिविजुअल की क्या सारी शर्तें हैं, कौन से सारे रूल्स हैं जिसको वो फॉलो करेगा और उसके क्या क्या राइट्स हैं, ये सारे इसके अंदर आते हैं। हमने इकोसिस्टम के बारे में समझ लिया कि लोगों को क्या तरीके होंगे, किस प्रकार से उनको क्या फॉलो करना होगा, ये सारी चीज़ें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग ये समझते हैं कि इंडिया उस बेसिस पर क्या काम कर रहा है उस इकोसिस्टम को प्रॉपर्ली बैलेंस करने के लिए। उसके लिए 2023 में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लॉन्च किया गया था, जिसका मेन एम ये है कि जो डिजिटल पर्सनल डेटा है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। एक इंडिविजुअल के डेटा के ऊपर केवल उसका हाथ है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन उसको एक्सेस करती है तो किस प्रकार से उसको वो यूज करेगी, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर हो या फिर इंडिया के बाहर हो। जैसे ट्रू कॉलर जो है वो स्कॉटलैंड की है, उस पर काफ़ी गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए कि नहीं आप डेटा को प्रॉपरली एक्सेस करें, ये सारी चीज़ें। बहुत सारे और भी एप्लीकेशन है, हम लोग समझेंगे अभी एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो सिंपली अगर समरी करें, ये क्वेश्चन आता है कि पूछता है कि डीपीडीपी जो एक्ट है बेसिकली वो किस लिए डेवलप किया गया, तो इसका मेन एम ये था कि जो डेटा प्रोसेसिंग है उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सके, साथ के साथ यूजर की प्राइवेसी को सबसे ऊपर एपिटोम पर रखा जा सके, एकदम टॉप पर। उससे कोई भी मतलब खेल नहीं खेल सकते हैं। आपको डेटा जो यूजर की डेटा है और उसकी जो प्राइवेसी है वो सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, आपको उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए। जैसे बहुत सारी कंपनी हैं जैसे इंस्टाग्राम या फिर मेटा जो इटसेल्फ है, वो क्या करती हैं कि यूजर के जैसे होता है ना कि आपके लोकेशन को आस्क करती हैं, कैन वी एक्सेस योर मैसेजेज, मीडिया, ये सारी चीज़ें। तो ये एक कंसेंट सहमति लेती हैं कि क्या हम उसको एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये प्रैक्टिकली 100% आइडियल नहीं होता कि हाँ वो एक्सेस ले लेंगी, जितने का मांग रही है उतने का ही, वो पूरे का खंगाल डालती हैं। लेकिन ब्रॉडर सेंस में हम लोग ये बोलें तो एटलीस्ट यूजर की कंसेंट तो, सहमति तो है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग अपील कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। सिंपली अगर हम लोग ये बोलना चाहें कि अगर हमने ऐसा देखा कि कंपनी हमारे डेटा का मिसयूज कर रही है, हमने इतने ही फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेटा का एक्सेस दिया था, उन्होंने पूरा डेटा एक्सेस कर लिया, तो हमने पढ़ा ना यूजर की जो राइट है उसके अगेंस्ट वो जा करके अपील कर सकते हैं ट्रिब्यूनल्स के अंदर। ये सिंपल चीज़ है। मैंने दोनों पेजेज, जो पिछले पेज को पढ़ा और इस पेज को, उसको रिलेट कर दिया कि इंडिया कैसे ब्रॉडर सेंस पर, कैसे इंडिया एक्चुअली वर्क कर रही है इस चीज़ के ऊपर। हाँ अभी बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो इम्प्रूव होंगी, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर आप सारे के सारे डेटा को एक्सपोज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस डेटा का मिसयूज भी कर सकते हैं। अब हमने डीपीडीपी जो पढ़ा, राइट्स एंड कॉर्पोरेट इम्पैक्ट, यानी कहने का मतलब ये है कि जो एक्ट है तो वो इकोसिस्टम के अंदर दो लोग आएंगे। सबसे पहले तो वो जो अपना डेटा दे रहा है, और दूसरा जो उस डेटा को ले रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर ऐसे बोलें तो
उनको बेटर स्केल करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डेटा प्रिंसिपल राइट यानी यूजर के लिए पढ़ेंगे और डेटा फिड्यूशियरी ड्यूटीज यानी ड्यूटीज क्या हैं उनकी, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले डेटा प्रिंसिपल राइट्स के बारे में समझे, यूजर की क्या राइट्स हैं। तो सबसे पहले वो अपने पर्सनल डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, अगर कोई इनएक्यूरेसी है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं, साथ के साथ उसको उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म या फिर ऑर्गेनाइजेशन से उस डेटा को इरेज भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो डिलीट अकाउंट का जो एक्सेस होता है वो यूजर को देते हैं। तो सिंपल इसका मतलब ये हुआ। साथ के साथ राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी यानी हम अपने डेटा को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे मूव कर सकते हैं। जैसे जेमिनाई के जो टूल्स हैं उनके ऊपर हम लोग चैट जीपीटी से अपने डेटा को ले आ सकते हैं कि हम कौन हैं, हमारे फेवरेट चीज़ें क्या हैं, हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये भी पोर्टेबिलिटी भी यूजर को प्रोवाइडेड है। साथ के साथ हम लोग डेटा फिड्यूशियरी ड्यूटीज यानी ऑर्गेनाइजेशंस की क्या सारी प्रॉपर्टीज है जो उनको फॉलो करनी चाहिए, वरना अगर कहीं पर वो फेल करती हैं तो उनके ऊपर डीपी जो है उसके अकॉर्डिंग ट्रिब्यूनल्स के अंदर जाकर के लोग अपील कर सकते हैं और शायद वो ऑर्गेनाइजेशन बंद भी हो सकती है अगर उसने ज़्यादा यूजर्स के डेटा को मिसयूज किया तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यूजर्स की कंसेंट यानी सहमति जिसके बारे में हमने पढ़ा वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए। साथ के साथ स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर जो हमने शुरू में पढ़ा ना, गूगल की सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो इसके अंदर आती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर इंडियन यूजर का डेटा है, क्योंकि हम लोग डीपीडीपी एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इंडियन यूजर के डेटा को आपको यूज करना है तो उसके लिए स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर्स यूज करने हैं। ऐसा ना हो कि वो डेटा इंटरनेट के ऊपर फ्लोट कर रहा है कि यूजर का नाम है ये, यूजर के घर का नाम ये है, उसका मोबाइल नंबर ये, नो, दैट इज़ नॉट अलाउड एट ऑल। फिर आता है अगर कोई डेटा ब्रीच होता है, जैसे अगर यूजर का डेटा किसी प्रकार से लीक हो जाता है तो हम लोग उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्गेनाइजेशन एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारा काम ये होगा कि हम नोटिफाई करें यूजर को। जैसे गूगल के अंदर आता है थर्ड पार्टी एंड कुकीज़ करके कुछ आता है सेक्शन, जिसके अंदर आप जाकर के ये देख सकते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस ने आपका डेटा यूज कर रखा है, आप वहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो वहीं अगर इन सारी चीज़ों को एज एन ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो नहीं करती है इन ड्यूटीज़ को, तो ऑब्वियसली उनके ऊपर बहुत सारी पेनल्टीज होंगी और ये बहुत ज़्यादा पेनल्टीज होती हैं। जब यूजर का डेटा बहुत ज़्यादा लीक हो जाता है तो ट्रिब्यूनल्स के अंदर जब बहुत सारे लोग अपील करते हैं या फिर बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर वॉइस रेज करते हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हैवी पेनल्टीज उनके ऊपर लगती हैं इन वायलेशंस के लिए। अब हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी इकोसिस्टम के बारे में समझ लेते हैं। हमने साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम को भी समझा था। एक इंडिविजुअल की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो उसके रिलेटेड होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले आता है पेटेंट। पेटेंट को आप याद रखें इन्वेंशन से, यानी जो भी सारे इन्वेंशंस नए नए होते हैं उनको ऑर्गेनाइजेशंस या फिर एक इंडिविजुअल, बेसिकली इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल जा करके क्या कर सकता है, पेटेंट कर सकता है। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने जो बल्ब की टेक्नोलॉजी थी उसको अपने नाम से पेटेंट करा रखा था, ठीक है। तो इसके लिए नोवेल्टी का मतलब क्या होता है कि नवीनता, यानी नई आइडियाज होनी चाहिए, वो ऐसी ना हो कि पुरानी आइडिया को नए तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं, आइडिया कम्प्लीटली न्यू होनी चाहिए। जैसे नई जो मोबाइल फ़ोन आती हैं उनके अंदर नई नई बैटरी की टेक्नोलॉजी यूज होती हैं, जैसे सॉलिड स्टेट बैटरी टेक्नोलॉजी। फिर आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने यूट्यूब के ऊपर किसी का वीडियो उठा के डाला होगा तो आपको कॉपीराइट जरूर मिला होगा। तो ये क्रिएटिव वर्क्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसके अंदर आइडियाज़ नहीं, मेन जो एम होता है वो एक्सप्रेशंस को प्रोटेक्ट करने का होता है। जैसे किसी का सोर्स कोड हो गया, आपने उसको उठा करके कॉपी कर दिया, बोला कि नहीं ये मेरा कोड है। नेटफ्लिक्स की मूवीज़ हो गई, और फिर नॉवेल्स जो इसके अंदर आते हैं। नोवेलिटी अलग चीज़ है, नॉवेल्स जो लिखे जाते हैं वो अलग चीज़ है। ट्रेडमार्क जो होता है वो ब्रांड की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जैसे सिंबल्स, डिजाइंस, इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है। एप्पल का लोगो जैसे हो गया या फिर नाइक का शूज जो हो गया, उसको प्रोटेक्ट। सिंपल कहने का मतलब ये है कि किसी ने मतलब सोचा कि हमें किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना है, ये मेरे ही नाम से पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस हो, मेरे ही नाम से चलता रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ट्रेडमार्क के अंदर असाइन कर लेंगे। यानी अब उसको कोई भी यूज नहीं कर सकता है। अगर यूज करेगा तो ऑब्वियसली उसको कंप्लाइंसेस पेनल्टीज पे करनी होगी उसके। फिर आता है ट्रेड सीक्रेट, यानी ये जो कॉन्फिडेंशियल इन्फो है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसके लिए कोई पब्लिक रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है, लेकिन कॉन्फिडेंशियल इन्फो इसके अंदर मेंटेन होता है। जैसे कोका कोला की रेसिपी या फिर गूगल का जो सर्च एल्गोरिदम है उसके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कोई नहीं दे सकता कि नहीं ऐसे वर्क करता है। यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोज मिल जाएंगे कि गूगल के सर्च एल्गोरिदम को एक्सपोज करना है, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गूगल इटसेल्फ ने उसको किसी भी अपने एम्प्लॉय या फिर अगर ब्रॉडर स्केल पर बोलें तो किसी को नहीं बता रखा होगा। वो एक ऐसी चीज़ है जो उस एल्गोरिदम को कंटिन्यूअसली अपडेट चेंज करते होंगे, वहीं इसके बारे में जानते होंगे। तो पेटेंट जो होता है वो इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करता है, थॉमस अल्वा एडिसन। कॉपीराइट जो होता है उसके बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैंने बता दिया है, पर ये कॉपीराइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूट्यूब के ऊपर आप मूवीज अपलोड करो किसी दूसरे की, कॉपीराइट आ जाएगा। ट्रेडमार्क के अंदर किसी पर्टिकुलर कंपनी का डिजाइन, लोगो, ये सारी चीज़ें। और ट्रेड सीक्रेट का मतलब कॉन्फिडेंशियल इन्फो, जैसे किसी की रेसिपी प्रोटेक्ट करना या फिर किसी के एल्गोरिदम किस तरीके से काम कर रहा है उसको प्रोटेक्ट करना। इतने अच्छे तो लोग हैं नहीं कि आप ये सारी चीज़ें उनको एक्सप्लेन कर दें और उसके बावजूद वो काम को ना करें, करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। तो वहीं यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं
कि एक इंटेलेक्चुअल की जो प्रॉपर्टी है उसको कैसे कैसे लोग यूज करते हैं। ऐसे बोले तो इंडिविजुअल की जो प्रॉपर्टी हैं उनको भी कैसे कैसे लोग यूज करते हैं, मिसयूज करने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ दिन पहले देखा होगा कि जियो हॉटस्टार जो था ना, उसका जो डोमेन नेम था वो किसी और ने एक्सेस करा लिया था। एक मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, जैसे ट्रेडमार्क कन्फ्यूजन्स। तो इसके अंदर ऐसे डोमेन नेम रखे जाते हैं जो गूगल से जैसे मिलते जुलते होते हैं, लेकिन उसके अंदर होता है गूगल, पता नहीं कितने ओ डाल रखे होते हैं उन्होंने, जिस पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। प्लेगरिज्म जो होता है उसके अंदर किसी का डिजिटल कंटेंट या फिर रिसर्च को कॉपी करना, उनको क्रेडिट ना देना। क्रेडिट देना इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ये एक रियल लाइफ का भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी के लिए कृतज्ञ होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि किसी ने उस पे काम किया है और आप बिना क्रेडिट दिए अगर उसको यूज कर रहे हैं तो आप बड़े मतलब उस टाइप के व्यक्ति हैं जो ये अंडरस्टैंड नहीं करता है कि हार्ड वर्क क्या होती है। फिर आ जाता है ट्रेड सीक्रेट थेफ्ट। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो किसी वर्क चीज़ पे वर्क कर रही होती हैं, उनको क्या कर लिया जाता है, हैक कर लिया जाता है, या फिर उनके डेटा को यूज कर लिया जाता है किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जैसे बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बहुत सारे। पायरेसी जो हो गया, उसके अंदर क्या होता है कि इल्लीगल मूवीज और सॉफ्टवेयर को डाउनलोड जिसके अंदर हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने पढ़ा ना कि नेटफ्लिक्स वगैरह जो होती हैं, उनकी मूवीज जो होती हैं, अगर उनको वो क्या होती हैं, कॉपीराइट के थ्रू प्रोटेक्टेड होती हैं, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर हमने पढ़ा था। तो और पायरेसी क्या होती है कि टेलीग्राम के ऊपर बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर वो सारी की सारी मूवीज एज इट इज़ मिल जाती हैं। तो वो क्या हुआ, वो सेफ चीज़ नहीं है, वो पायरेसी बोली जाती है उसको। और ये इंटेलेक्चुअल की प्रॉपर्टी के लिए एक बड़ी इशू होती है। फिर आता है काउंटर फिटिंग, यानी जो एक्चुअल कॉपी है उसका फेक कॉपी बना के बेचना। जैसे जूते मिलते हैं, शर्ट्स मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं इंडिया के अंदर। तो ये मतलब बहुत ब्रॉडर स्केल पे है काउंटर फिटिंग, यानी उसका उसी की तरह डुप्लीकेट बना के बेचना, ठीक है। तो इसका सिंपल मतलब क्या है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको रियल लाइफ के अंदर काफ़ी सारी इशूज फेस करनी पड़ती हैं, चाहे वो प्लेगरिज्म हो, पायरेसी हो, या फिर कंप्लीट उनका सीक्रेट थेफ्ट हो, या फिर उनके ट्रेडमार्क के कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं, काउंटर फिटिंग, ये सारी चीज़ें। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग वाटर मार्क यूज कर सकते हैं, एम्प्लॉय को ट्रेन कर सकते हैं, साथ के साथ एक्टिवली मॉनिटर कर सकते हैं कि कहीं मूवी तो लीक नहीं हुई, ये सारी चीज़ें। कॉपीराइट भी आते हैं बहुत सारी चीज़ों पर। साथ के साथ इनक्रिप्शन, यानी प्रॉपर्ली डेटा को इनक्रिप्ट करना ताकि जो यूजर इन बिटवीन है अगर उसको देखना चाहे तो वो ना देख पाए। जो दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं केवल वहीं उस डेटा को देख पाएँ। हमने डीपीडीपी एक्ट के बारे में भी पढ़ा, आईटी एक्ट के बारे में भी पढ़ा। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो भी सारे इंडिया के अंदर वर्क किए गए हैं वो मैंने डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर रखा है। आपको डेट याद करना आसान होगा, ये डायग्राम बनाना भी आपके लिए आसान होगा। इसी की वजह से मैं डायग्राम्स मेंशन करता हूँ। आई एम टेलिंग दिस थिंग बैक अगेन। सबसे पहले 1957 के अंदर कॉपीराइट एक्ट आया, जिसका मेन एम था कि क्रिएटिव वर्क को प्रमोट किया जाए। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ रखा है, बस मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 1970 के अंदर पेटेंट एक्ट आया, फिर 1999 के अंदर ट्रेडमार्क एक्ट आया और जियोग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट आया, यानी रीजन बेस्ड प्रोडक्ट जो होंगे उनके लिए कुछ रूल्स बनाए गए, मेजर्स लिए गए। 2000 के अंदर आया डिजाइन एक्ट, यानी इंडस्ट्रियल डिजाइन, और आईटी एक्ट यानी साइबर क्राइम्स के रिलेटेड कुछ एक्शंस और रूल बनाए गए। हम लोग पेटेंट के अंदर डीप डाइव कर लेते हैं। पेटेंट को आप थॉमस अल्वा एडिसन से याद रखें, मैंने भी वैसे ही याद रखा था। जैसे उन्होंने जो बल्ब डेवलप किया था उसका उन्होंने पेटेंट ही करा रखा था। क्यों, हम लोग उसी एग्जाम्पल से रिलेट करने के पूरे के पूरे डिस्कशन को कोशिश करेंगे। तो ये क्या होता है कि पूरे का पूरा जो इन्वेंशन हुआ है ना उसके ऊपर पूरा उन्हीं का राइट होगा, मतलब उसको दोबारा कोई और नहीं कर सकता है। और ये यूजुअली 20 साल के लिए वैलिड होता है। पेटेंट को रिन्यू कराना होता है टाइम बाई टाइम। जैसे 3 गोल्डन रूल इसकी क्या है, नोवेलिटी, जिसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया कि 100% न्यू ओरिजिनल की नवीनता होनी चाहिए उसके अंदर, अगर हिंदी में बोले तो। नॉन ऑब्वियसनेस, यानी कंप्लीटली ऐसा दिखना चाहिए कि उसके अंदर कुछ टेम्परामेंट जो है वो इन्वेंटिव है, बेहतर स्टेप्स लिए गए हैं, न कि कुछ किसी का बस थोड़ा मोड़ा चेंज करके दिया, बस उसके अंदर अपडेट कर दिया गया, नहीं। फिर आता है यूटिलिटी, यानी ऐसा होना चाहिए जो कि सोसाइटी के लिए प्रैक्टिकली वो यूजफुल होना चाहिए। अब हम लोग पेटेंट लाइफ साइकिल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले उसकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी कि वो नोबेल है या नहीं है, उसके अंदर नॉन ऑब्वियसनेस है या नहीं है, उसकी यूटिलिटी सोसाइटी के अंदर है या नहीं है। फिर उस पेटेंट को सर्च किया जाएगा, फिर उसके अंदर क्या किए जाएंगे, हम लोग उसके बारे में सर्च करेंगे, फिर हम लोग क्लेम्स रेज करेंगे, फिर उस फाइल को एप्लीकेशन के अंदर अप्लाई करेंगे, उसका एग्जामिनेशन होगा और फिर ग्रांट कर दिया जाएगा। यानी ऐसे समझो कि हमारे पास हमने कुछ पता किया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसकी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, फिर सर्च करेंगे कि क्या इसके नाम से किसी ने पेटेंट तो नहीं करा रखा है। फिर हम लोग क्लेम्स को ड्राफ्ट करेंगे। ऐसा समझो कि एक ईमेल भेजेंगे कि भाई मैंने ये डेवलप किया है, बताइए ये सही है या नहीं, जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके पास। फिर उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को हम लोग फाइल कर देंगे, फिर उसके लिए कंटिन्यूस एग्जामिनेशन होंगे, और फिर अगर एग्जामिनेशन के अंदर बच्चा पास करता है तो ही इज अलाउड कि उसके लिए वो पेटेंट उसके नाम से वो हो गया है, ठीक है। तो इसका मेन एम क्या होता है कि जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं ना, तो उस पर्टिकुलर मैन या फिर वुमेन जिसने भी पेटेंट करा रखा है उसको उसका एक्सक्लूसिव यूज करने का राइट मिलता है, साथ के साथ लाइसेंसिंग राइट्स मिल जाते हैं, और अगर कोई उसकी कॉपी करता है तो उसके अगेंस्ट वो लीगल एक्शंस भी ले सकता है। थॉमस अल्वा एडिसन कैन टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस। हालांकि वो जिंदा नहीं है, बट
अगर उनके टेक्नोलॉजी को किसी और ने उस टाइम पे यूज किया होता तो वो उस पे एक्शंस ले सकते थे। अभी भी लिया जा सकता है क्योंकि पेटेंट को आप रिन्यू करा सकते हैं टाइम बाय टाइम। राइट और ट्रेडमार्क के मैकेनिक्स हमने सब कुछ एक्सप्लेन कर लिया है। बस ड्यूरेशन पे हम लोग ध्यान दे देते हैं कि जो कॉपीराइट का ड्यूरेशन होता है वो ऑथर का लाइफ यानी उसका लाइफ स्पैन प्लस 60 ईयर्स, जबकि ट्रेडमार्क के अंदर जो प्रोसेस होता है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर रखी हैं पहले। सबसे पहले प्रोसेस की हम जो बात करते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं एक्सप्लेन की हैं। ऊपर जो मेन इनका जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो जो ट्रेडमार्क का प्रोसेस होता है, सबसे पहले हम सर्च करेंगे, फिर उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फाइल करेंगे, फिर उसकी पब्लिकेशन होगा उसका, और उसके बाद उसका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, बाकी जो चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं आप इनको पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पे बस थोड़े से डिटेल में मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं, और जो पीडीएफ होगी उसके अंदर मैंने एक पेज के अंदर सारे के सारे पूरे इस यूनिट को समराइज भी कर रखा है। तो आप पीडीएफ के लिंक डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू अलॉट अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो।